जब आपको जो अगर वो जो कूलर जो अपना काम कर रहा है वो इवेपोरेशन अच्छे कर नहीं पाएगा और टेम्परेचर लो नहीं कर पाएगा। तो जो ये टाइम होता है जैसे एकदम पीक गर्मी होती है जिस टाइम पे, उस टाइम पे ह्यूमिडिटी क्या होती है, बहुत नेग्लिजिबल। तो ह्यूमिडिटी कम हो, और एसी कैसे काम करती है? एसी एटमॉस्फेयर से ह्यूमिडिटी सक करती है। तभी आप देखोगे एसी से पानी निकलता है और कूलर में पानी भरना पड़ता है। कूलर ह्यूमिडिटी देता है एटमॉस्फेयर में और एसी ह्यूमिडिटी सक करती है। एसी का हमेशा एक आउटलेट नहीं होता पाइप का, जैसे पानी गिर रहा होता है। कूलर का ऐसा कोई आउटलेट होता है? रादर कूलर में क्या करना होता है, हमें पानी भरना होता है। तो कूलर क्या करता है? ह्यूमिडिटी एनवायरनमेंट में या एटमॉस्फेयर में क्रिएट करता है और एसी ह्यूमिडिटी सक करती है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये कि इस टाइम पे क्योंकि ह्यूमिडिटी कम है और एसी ह्यूमिडिटी सक भी करती है, तो ओवरऑल टेम्परेचर बैलेंस नहीं हो पाएगा। तो ऐसा नहीं एसी ठंडा नहीं करेगी, लेकिन आपको थोड़ी देर बाद उलझन होने लगेगी, ऐसा लगेगा वेंटिलेशन चाहिए, ठीक है। या फिर ऐसे हाथ में ऐसा लगता है कि बहुत ड्राइनेस हो रही है, ठीक है, मॉइस्चर कम हो जाता है। क्योंकि जब एटमॉस्फेयर का मॉइस्चर कम है ऑलरेडी और आप बैठे हो तो आप में तो मॉइस्चर है। ह्यूमन बॉडी 70% मेड अप ऑफ, तो आपका मॉइस्चर रिटेन करेगा, इसलिए एसी में रहने पे प्यास बहुत लगती है, ठीक है। बट देन कूलर में क्या होएगा, समझ में आया? नाउ क्या पढ़ रहे थे हम लोग? एमएस एमई, ओके। ये बताइए कि एमएसएमई में कहाँ तक किया था? पैराग्राफ हो गया था? लास्ट लाइन क्या थी? रेगुलरली अपडेटेड एज पर चेंजिंग इकोनॉमिक कंडीशंस, यही था। और वो चार्ट बना लिया था, ठीक है। नाउ सो वी वर स्टडिंग अबाउट प्रभात कुमार, है ना। इन्होंने क्या किया, कौन थे ये? आईएएस ऑफिसर थे। क्या किया इन्होंने? एमएसएमई एक्ट, एमएसएमई वर्ड कब आया था? 2006 में। पहले जो एमएसएमई इंडस्ट्रीज होते थे उन्हें क्या बोलते थे? कॉटेज इंडस्ट्री। सबसे पहले क्या बोलते थे? कॉटेज, ठीक है, इंडिपेंडेंस के टाइम पे। उसके बाद क्या बोलते थे? स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। मतलब हमें स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को एसएसआई करके डिनोट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, ठीक है। इसके बाद हमने इसे क्या बोलना शुरू कर दिया? एमएसएमई। किस एक्ट से? और इसके बाद क्या, कौन सा एक्ट आया? एमएसएमई डेवलपमेंट एक्ट 2006, ठीक है। उसके बाद इसको इम्प्लीमेंट किया गया और 2015 में प्रभात कुमार कौन सी पॉलिसी लेकर आए? नेशनल एमएसएमई पॉलिसी। उनका इंटेंट क्या था? कोई नहीं बताओ। राइट। और उनका मेजर इंटेंट क्या था कि किस पे फोकस करना है? फाइनेंशियल इंक्लूजन, इंक्लूसिव ग्रोथ। अब जैसे ये आपने मीनिंग बताई वो तो ठीक है, लेकिन हम लोग एग्जाम में अगर लिखेंगे तो टर्म्स का ध्यान देंगे। तो टर्म्स कौन सा है? फाइनेंशियल इंक्लूजन और इकोनॉमिक ग्रोथ और इंक्लूसिव ग्रोथ। मतलब सबको मिलकर क्या करना है? ग्रो करना। अब एमएसएमई के रिगार्डिंग पॉइंट है कि हम माइक्रो मीडियम स्मॉल एंटरप्राइजेस को ग्रो कैसे कराएं। हमें ग्रो तो कराना है, ये तो हमें पता है, पर कैसे ग्रो कराएं? तो इसके लिए हाँ हाँ करेक्ट, राइट, प्राइवेट सेक्टर लैंडिंग होगा। तो होता क्या था कि जब देश आज़ाद हुआ इंडिपेंडेंस के बाद, ठीक है, कुछ कॉरपोरेट्स थे, मतलब कुछ ऐसे लोग जो बिजनेस की फील्ड में ऑलरेडी हैं, जिनके पास पैसा है। जिनके पास पैसा है उनको, अगर आपसे दो इंसान लोग उधार मांगने आए कि यार मेरे को प्रियांशु 20,000 रुपये दे दो। एक इंसान है जो गरीब है एकदम, आपको पता है कल इसके पास 20 रुपये भी रहे ज़रूरी नहीं है। और एक इंसान है जो बहुत साउंड फैमिली से है, आपको पता है इसके पास कल ही 20,000 हो। किसको उधार दोगे? जो साउंड फैमिली से, जिसके पास पैसे हैं। तो ये सेम चीज़ बैंक के केस में भी हो रही थी।
बैंक हमारे यहाँ शुरू से है, पहले इंपीरियल बैंक था, फिर चेंज हो गया आरबीआई में, वो हम बाकी उसकी डिटेल हिस्ट्री बैंकिंग में पढ़ेंगे। तो जो बैंक था, तो विद द कोर्स ऑफ टाइम हमने ये देखा कि बैंक सिर्फ सर्टेन सेगमेंट ऑफ सोसाइटी को लोन प्रोवाइड कर रहा है, और बिजनेस ग्रो कराने के लिए इंडस्ट्री सेक्टर उतना कंट्रीब्यूट नहीं कर रही है, मैन्युफैक्चरिंग उतना कंट्रीब्यूट नहीं कर रही है, सर्विसेज कंट्रीब्यूट कर रही है बट मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर रही है। मैन्युफैक्चरिंग क्यों नहीं कर रही है? मैन्युफैक्चरिंग हो नहीं रही है। और क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि ऐसा नहीं होगा ना एक दिन में सब टाटा बन जाएंगे, छोटे से स्टार्ट करेंगे। बोट एक कंपनी है, किसने स्टार्ट किया? अमन गुप्ता ने। जब उसने स्टार्ट किया तो क्या इतने ही लार्ज स्केल पे रहा होगा जो आज है? नहीं, छोटे से स्टार्ट किया। जब छोटे से स्टार्ट किया तो उस छोटे पे उसको लोन चाहिए होगा, बिकॉज सबके पास इतने पैसे नहीं होते, भले इंटेलेक्ट हो, दिमाग हो। तो वो लोन देगा कौन? बैंक। पर बैंक देगी नहीं। क्यों नहीं देगी? क्योंकि आपके पास कोई कोलैटरल नहीं है, आपके पास कोई बैकअप नहीं है। या तो आपके पास कोलैटरल हो, अपना घर गिरवी रख दो, तब तो आपको लोन दे देगी। लेकिन सबके पास इतनी रिस्क टेकिंग एबिलिटी नहीं है। हम लोग ने पढ़ा इंडस्ट्रीज में, इंडस्ट्रीज क्यों ग्रो नहीं कर पाई? बिकॉज इंडियन मासेस के पास क्या नहीं था? रिस्क टेकिंग एबिलिटी नहीं थी। क्यों? डर बहुत ज्यादा है, हार गए तो क्या होगा, लॉस हो गया तो क्या होगा। तो इस केस में हम देख रहे हैं कि एक सर्टेन सेक्शन ऑफ सोसाइटीज को कुछ ऐसे लोग हैं जिनको कभी लोन मिला ही नहीं, जैसे एक्सपोर्टर्स। कोई इंसान जो यहाँ बिजनेस कर रहा है, तो अगर एक बैंक है जो फरीदाबाद में स्टैब्लिश्ड है, फरीदाबाद में एसबीआई की एक ब्रांच स्टैब्लिश्ड है, ठीक है, और फरीदाबाद का ही कोई एक इंसान है जिसने स्टार्ट किया कि हम जो है ड्राइड कीवी बेचेंगे, इसकी एक फैक्ट्री लगा लेते हैं। तो जो फरीदाबाद का बैंक है, क्या उसको फरीदाबाद की मार्केट के बारे में पता होगा, आइडिया होगा, बेसिक होगा? तो क्या उसको ये मालूम होगा कि ये जो ड्राइड कीवी की फैक्ट्री लगाने जा रहे हैं चलेगी कि नहीं चलेगी? बेसिक आइडिया तो होगा, और बाकी आइडिया वो इंटरोगेट करके पता कर सकते हैं। तो जब वो इंसान उसके पास जाएगा, बैंक के पास लोन लेने के लिए, तो बैंक उसको लोन देगी कि नहीं देगी? दे देगी, क्योंकि जिस बिजनेस में आप घुस रहे हो उसका रिजल्ट अच्छा है, ये बैंक को पता है। तो जब आप कभी भी डोमेस्टिक मार्केट में सेल करते हो, जिस डोमेस्टिक मार्केट मतलब कि अपने खुद के इंडियन मार्केट में, जब आप डोमेस्टिक मार्केट में कोई चीज सेल करते हो तो उसका आइडिया बैंक को होता है। बट जब हम बात करते हैं एक्सपोर्ट्स की, तो वही ड्राइड कीवी जो यहाँ बना रहा है, लेकिन वो यहाँ नहीं बेचेगा, वो बेचेगा यूएसए में जाकर। अब बैंक लोन देगी? डरेगी देने में। क्यों डरेगी? कि भाई तुम यहाँ कीवी बना रहे हो, पता नहीं वहाँ बिके ना बिके, कल को इम्पोर्ट ड्यूटी लग गई, एक्साइज लग गया, कस्टम ड्यूटी लग गई, दुनिया भर की ड्यूटीज लग रही है, उसके बाद वहाँ पे हो सकता है लोग ड्राइड कीवी पसंद ही ना करें, तो रिस्क ज़्यादा है, तो एक्सपोर्टर्स को लोन कम मिलेगा। अगेन वल्नरेबल सेक्शन, जैसे विमेन। आइडियोलॉजिकली हम लोग देखते हैं कि विमेन का काम जनरली क्या है? घर का काम करना। ये मिथ है सोसाइटी में, एक दिमाग का एक आइडियोलॉजी है। तो इसके तहत हम ये देख रहे हैं कि अगर कोई औरत बिजनेस सेटअप कर रही है तो आप एक स्केप्टिकल देखोगे। अगर आप अपने घर में जाके एक लड़के और अपने घर में जाके बोलो बिजनेस करना है, तो पेरेंट्स पूछेंगे क्या करना है। एक लड़की को घर में जाके बोलो बिजनेस करना है, तो बोलेंगे क्यों करना है। दोनों में फ़र्क है, राइट? तो क्यों करना है, डेली एग्जाम्पल, मेरी छोटी बहन है, सबसे छोटी है, उसको बिजनेस करना था, एंड देन माई एंटायर फैमिली वॉज कि अरे बिजनेस क्यों करना है, जॉब करो। बट एट दैट टाइम आई वॉज द वन कि नहीं तुम बिजनेस करो, देखा जाएगा जो भी होगा। एंड वो उसने उस चीज़ पे इनिशिएटिव भी लिया है, वो स्टार्टअप कर भी रही है। बट द थिंग इज हमारी फैमिली में इज द फर्स्ट पर्सन टू डू अ स्टार्टअप। बट ये इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे ये है, फर्स्ट पर्सन टू डू द स्टार्टअप, इसका मतलब इसके पहले नहीं किया। पहले क्यों नहीं किया? अब ऐसा नहीं कोई बिजनेस में नहीं है, इट्स लाइक अ प्रॉपर स्टार्टअप की कंपनी रजिस्टर्ड है, वो वाली चीज़ है, ठीक है। तो ये क्यों नहीं किया? क्योंकि लड़कियों को उतना ज़्यादा आगे नहीं आने दे रहे। तो लड़कियाँ किस सेक्शन में आएंगी? वल्नरेबल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। तो क्या इनको लोन देंगे? नहीं देंगे। तो जब ऐसी चीज़ें हो रही है तो प्रभात कुमार ने एक चीज़ ऑब्जर्व किया, इवन आरबीआई ने एक चीज़ ऑब्जर्व किया, उनके पास कंप्लेन आई, इन सेक्शन ऑफ द सोसाइटी मिलकर आरबीआई के पास जा रहे हैं कंप्लेन लेकर कि भाई हम बिजनेस करना चाह रहे हैं लेकिन हमको लोन नहीं मिलता। तो आरबीआई ने ये सेम चीज़ गवर्नमेंट के नॉलेज में डाली। तो गवर्नमेंट ने, आरबीआई कोई भी पॉलिसी बनाती है तो गवर्नमेंट के उस पर बनाती है, क्या कहते हैं, व्हाट डू यू से, गवर्नमेंट के ऑर्डर्स पे बनाती है। आरबीआई कोई चीज़ अपनी मर्जी से नहीं बना सकती, ठीक है, अनटिल एंड अनलेस वो बैंकिंग की पॉलिसीज हो। इवन बैंकिंग की पॉलिसीज भी, आरबीआई इज द बैंकर ऑफ द गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट के बिहाफ पे वो एक्शंस लेती है। तो आरबीआई कोई भी एक्शन लेगी इन द नेम ऑफ द गवर्नमेंट लेगी, ठीक है, तो जो भी पॉलिसीज लाएगी इन द नेम ऑफ द गवर्नमेंट लाएगी। तो गवर्नमेंट के नॉलेज में उन्होंने डाला, तो गवर्नमेंट ने उन्होंने डायरेक्ट किया कि आप कुछ ऐसी पॉलिसीज बनाइए, ठीक है। तो आरबीआई ने एक पॉलिसी बनाई जिसका नाम है PSL,
प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग। प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग का मतलब मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताया था। प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग का मतलब है कि अगर आपके पास टोटल 100% डिपॉजिट आए हैं, किससे आएगा डिपॉजिट? कस्टमर से। इस 100% में मान लो आपको 10% रिजर्व रखना है। मैंने आपको बताया था पूरा पैसा तो दे नहीं सकते, मान लो 10% रिजर्व रखना है, तो बचा कितना? 90%। हर एक नंबर अपने आप का तो 100% ही होता है, तो 90% में से मान लो 7% आपको पीएसएल में देना है कंपल्सरी, या 3% देना है एग्रीकल्चर में, या 2% देना है वल्नरेबल सेक्शन में, मतलब स्पेसिफाइड है परसेंटेज, ठीक है। अब पीएसएल के परसेंटेज स्पेसिफाई है, तो उससे क्या होगा कि ये जो टोटल लोन पहले कॉर्पोरेट में जाता और सिर्फ कॉर्पोरेट ग्रो करता, इंडियन इकोनॉमी ग्रो कैसे कर रही है? के शेप्ड। कॉर्पोरेट के पास लोन जा रहा है, कॉर्पोरेट ग्रो कर रहे हैं, बाकियों के पास लोन जा ही नहीं रहा, वो ग्रो कर ही नहीं पा रहे। तो अगर सिर्फ एक कॉर्पोरेट के पास जाता और यही ग्रो करते, तो इस चीज में क्या हो गया कि एटलीस्ट ये परसेंटेज तो इस वाले सेक्शन ऑफ द सोसाइटी के पास आया, तो ये भी तो ग्रो करेंगे साथ में। समझ आ रहा है? तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग इंश्योर्स इंक्लूसिव ग्रोथ ऑफ द सोसाइटी। It ensures the economic development and economic growth of the vulnerable sections of the society. ठीक है। अब प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग यहाँ पे पढ़ने की क्या जरूरत थी? एमएसएमई, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस। अब एमएसएमई का लिटरल मीनिंग क्या है, ये मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया कि दो तरह के एक्सपेंडिचर है, केपेक्स और ओपेक्स। तो कोई भी एक्सपेंडिचर जो किसी भी एंटरप्राइज के थ्रू हो रहा है, एंटरप्राइज मतलब क्या होता है? एंटरप्राइज मतलब बिजनेस तो होता ही है, लेकिन एंटरप्राइज का मतलब बिजनेस एक्टिविटी होना जरूरी है, मतलब सिर्फ बिजनेस होकर छोड़ नहीं देना, उसमें एक्टिविटीज होनी चाहिए, ठीक है, दैट इज एंटरप्राइज। ऑलराइट। तो मैंने आपको ये बताया कि एक्सपेंडिचर जो होता है वो दो तरह का होगा, एक कौन सा होगा? केपेक्स, और एक कौन सा होगा? ओपेक्स। ओपेक्स मतलब डे टू डे, ठीक है, डे टू डे ऑपरेशंस के लिए जो भी जरूरत है वो ओपेक्स एक्सपेंडिचर है। और जो कैपिटल बिल्डिंग के लिए जरूरत है वो कौन सा एक्सपेंडिचर है? कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर या ओपेक्स मतलब ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर, एमएसएमई की जो कैटेगरी है उसमें ओवरऑल उनको चाहिए क्या? पैसा। स्कीम बनाई क्यों गई है? उस सेक्टर को हेल्प करने के लिए। तो एमएसएमई कैटेगरी में इन्होंने 3 कैटेगरी दी कि कोई भी फर्म हो वो 3 कैटेगरी में डिवाइड होगी। सबसे पहले क्या है? माइक्रो, मीडियम। ये 3 क्या है? कैटेगरीज है। 3 कैटेगरी में कोई भी बिजनेस डिवाइड हो जाएगा, मतलब कोई भी एंटरप्राइज डिवाइड हो जाएगा। ऑलराइट। माइक्रो एंटरप्राइज का वो बताइए आप, टर्नओवर, और दूसरा क्या है? नहीं, और तीसरा? सेल, ये टर्नओवर है, और ये टर्नओवर मतलब क्या होता है? सेल इनटू पर यूनिट, तो ठीक है, लेकिन प्रॉपर क्या? टोटल जो रेवेन्यू निकला है, ठीक है, इसमें प्रॉफिट इंक्लूडेड होता है टर्नओवर में। 2.5 करोड़ से ज्यादा। और सेकंड क्या है? और थर्ड? अब देखो, उन्होंने कहा कि आपका अगर इन्वेस्टमेंट, एमएसएमई की जो स्कीम है हर साल मिलेगी, पहले तो जो ये भी ईयरली स्कीम है, पीएसएल भी ईयरली स्कीम थी, ठीक है, तो ये ईयरली स्कीम है। अगर आपने अपना बिजनेस स्टार्ट किया है, आपको पिछले साल का क्या दिखाना पड़ेगा? 1 साल का बुक दिखाओगे आप। आपका 2.5 करोड़ से कम का इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, 2.5 करोड़ से कम का, और आपका जो रेवेन्यू मतलब टर्नओवर जनरेट हो रहा है वो 10 करोड़ से कम का होना चाहिए। अगर आपका टर्नओवर 10 करोड़ से कम का है और इन्वेस्टमेंट 2.5 करोड़ से कम का है, तो आप कौन सी कैटेगरी में आओगे? माइक्रो में। तो माइक्रो कैटेगरी में आओगे तो आपको गवर्नमेंट से क्या मिलेगी? ऑब्वियसली सब्सिडी। सब्सिडी कितनी मिलेगी? 2 करोड़ रुपए। कितनी सब्सिडी मिलेगी? ऑलराइट। लेकिन कंडीशन क्या है? कंडीशन क्या है? राइट, कि आपका इन्वेस्टमेंट किसमें होना चाहिए?
केपेक्स में, आपका इन्वेस्टमेंट ऑपरेशनल में क्या, इससे उनको कोई मतलब नहीं है, कैपिटल इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। और दूसरी कंडीशन जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये है कि आपका जो टर्नओवर है वो डोमेस्टिक होना चाहिए, इंटरनेशनल नहीं होना चाहिए। मतलब अगर आपसे पूछें, टेल मी इफ आई आस्क यू एमएसएमई में एक्सपोर्ट्स आर इंक्लूडेड, राइट और रॉन्ग? क्योंकि यहां पर जो सेल की बात हो रही है, ये सेल सिर्फ डोमेस्टिक टर्नओवर की बात कर रहा है। और क्यों डोमेस्टिक टर्नओवर की बात कर रहा है ये समझो। जब किसी इंसान को, अगर कोई इंसान छोटा बिजनेस है, ऐसे समझो छोटा बिजनेस है तो उसको 2 करोड़ रुपए देंगे, मम्मी के 3 बच्चे, एक सबसे कमजोर, एक थोड़ा ताकतवर, एक ज्यादा ताकतवर। तो सबसे कमजोर है, मम्मी ने कहा तुमको मैं हर महीने 2 लाख रुपए पॉकेट मनी दूंगी, ठीक है। जो नॉर्मल था मीडियम, उसको मम्मी ने कहा कि तुमको हम 1 लाख रुपए देंगे क्योंकि तुम मीडियम हो। और जो ताकतवर था उसको मम्मी ने कहा तुमको सिर्फ 10,000 रुपए देंगे। तो इसका एक इफेक्ट तो ये होगा कि जो कमजोर बच्चा है वो ताकतवर बन जाएगा विद द कोर्स ऑफ टाइम। और दूसरा इफेक्ट क्या होगा? दूसरा इफेक्ट ये होगा कि वो जो मजबूत बच्चा है उसको लगेगा हम भी मजबूत क्यों रहे, क्यों ही मजबूत रहना है, कमजोर रहो, कम से कम 2 लाख महीना मिलेगा, इतनी मेहनत भी कर रहे हैं और 10,000 मिल रहा है, अप्रिसिएशन में नहीं है। तो यहाँ पर क्या हुआ कि जो माइक्रो एंटरप्राइजेस हैं जिनका इन्वेस्टमेंट कम है, सेल्स कम है, मतलब उनकी ग्रोथ कम है, अभी छोटे हैं वो, तो उन छोटों को 2 करोड़ रुपए की हेल्प मिलेगी, मीडियम वालों को 50 लाख रुपए की हेल्प मिलेगी और इनको 20 लाख रुपए की हेल्प मिलेगी। तो अगर आप टोटल टर्नओवर 10 से 100 करोड़ कर लीजिए, टोटल टर्नओवर 10 से 100 करोड़ कर लीजिए, तो आपको कितने की हेल्प मिलेगी बताओ? 50 लाख। 50 लाख की हेल्प मिलेगी। और अगर आपका टर्नओवर 10 करोड़ से कम है तो कितने की हेल्प मिलेगी? 2 लाख, 2 करोड़। तो आप मुझे बताइए, एक बिजनेस है एक्स, या बोट ले लेते हैं, मान लो इसका सेल हो गया 11 करोड़, तो ये माइक्रो में आएगा स्मॉल में? स्मॉल में। इसको कितना सब्सिडी मिलेगा? पर इसको अभी तक कितना मिल रहा था? 2 करोड़। इसके लिए तो नुकसान है। तो क्या ये अपने 1 करोड़ की सेल को छुपा देगा ताकि पेपर पे हमारे सिर्फ कितने दिखें, ताकि हमको 2 करोड़ का क्या हो जाए, और यहाँ पे 1 करोड़ की सेल को छुपा दो, यहाँ भी प्रॉफिट। तो क्या ये नुकसान है गवर्नमेंट के लिए लॉन्ग टर्म में? ऑब्वियसली नुकसान है। दूसरी चीज क्या है कि जब ये डोमेस्टिक के केस में करोगे तब तो छुपा पाना थोड़ा मुश्किल है। लेकिन एक और चीज हुई, जब एमएसएमई क्रिएट हुआ, हम लोग ये सारी स्कीम्स क्यों ला रहे हैं? क्या बनाने के लिए? सेक्टर्स को ग्लोबल चैंपियन सेक्टर, यही तो बनाना चाह रहे हैं हम सेक्टर्स को अपने, पूरा एजेंडा यही है हमारा। अगर हम ग्लोबल चैंपियन सेक्टर्स बनाना चाह रहे हैं किसी भी चीज को, तो क्या हमें वहां पे एक्सपोर्ट प्रमोट करने की जरूरत है? ऑब्वियसली, तभी तो वर्ल्ड वाइड होगा, वरना हम टॉप 10 रैंक में आएंगे ही क्यों। और अगर हमें एक्सपोर्ट प्रमोट करना है तो क्या एक्सपोर्ट का मतलब टर्नओवर निकलेगा? एक्सपोर्ट मतलब टर्नओवर। आपने अपना टॉप बनाया, टॉप बना के एक्सपोर्ट कर दिया, टर्नओवर ही तो है। डोमेस्टिक में आपने 10 करोड़ से कम किया था, लेकिन एक्सपोर्ट आपने ज्यादा कर दिया, क्योंकि ग्लोबल चैंपियन सेक्टर बनना है हमको, आपने कहा हम देश के लिए अच्छा काम करेंगे, तो आपने ज्यादा का एक्सपोर्ट कर दिया। अब आपने जो ज्यादा का एक्सपोर्ट किया उससे क्या हुआ कि अब आपका जो 10 करोड़ का टर्नओवर डोमेस्टिक था वो तो डोमेस्टिक ही है, लेकिन साथ में आपने 5 करोड़ का सेल कर दिया एक्सपोर्ट्स। तो अब ये 15 करोड़ हो गया। सब्सिडी मिलेगी? नहीं मिलेगी। जब सब्सिडी नहीं मिलेगी तो आप डीमोरलाइज हो जाओगे। तो आप क्या सोचोगे? एक्सपोर्ट हटाओ, डोमेस्टिक करो, पहले सब्सिडी लेते हैं, ग्रोथ करते हैं, बाद में एक्सपोर्ट देखेंगे, देश के बारे में तब सोचेंगे, देश हमारे बारे में सोचेगा, ये सब सोचोगे। तो ये जब आप सोच रहे हो तो एजेंडा एमएसएमई का जो है वो कहीं ना कहीं डिवाइड हो रहा है, खराब हो रहा है। ग्लोबल चैंपियन सेक्टर बन ही नहीं पा रहे, नहीं बन पा रहे हैं। तो इस चीज़ को कर्व करने के लिए, इसको सॉल्व करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया कि आप जो भी टर्नओवर लेके आ रहे हो उस टर्नओवर में हम एक्सपोर्ट को नहीं काउंट करेंगे। कितना भी एक्सपोर्ट करो, कितना भी एक्सपोर्ट करो, हम टर्नओवर में एक्सपोर्ट को काउंट नहीं करेंगे। आपका जो डोमेस्टिक टर्नओवर है
सिर्फ उससे ही कैलकुलेट करेंगे कि आपको कितनी सब्सिडी मिलनी चाहिए। अब मुझे बताओ सही है गलत है? अच्छा है, राइट। एक्सपोर्ट से फायदा क्या है? हाँ, और फायदा क्या है? और फायदा क्या है? और फायदा क्या है? हाँ ठीक है, और थोड़ा देश पैट्रियोटिज्म से हटो, थोड़ा और फायदे बताओ, इकोनॉमिक फायदे बताओ। जीडीपी ग्रो कर रही है, और इन्वेस्टमेंट एफडीआई आ रहा है, और हम भी सब्सिस्टेंस इकोनॉमी बन रही है, ग्रोथ हो रही है, हम मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, सेल्फ डिपेंडेंट, आत्मनिर्भर भारत 2020 आत्मनिर्भर की तरफ जा रहे हैं। अब हमें शायद इन चीज़ों के लिए दूसरों पे डिपेंडेंट ना होना पड़े। चाइना से हमें फार्मास्यूटिकल्स, हमारी जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है, मेडिसिन इंडस्ट्री, उसका मैक्सिमम जो सामान है वो कहाँ से इंपोर्ट कर रहा है? चाइना से। अगर हम खुद प्रोड्यूस करेंगे तो हमें चाइना से इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं होगी। तो वो दवा जो इतनी महंगी है, किसी ने क्वेश्चन पूछा था दवा इतनी महंगी क्यों होती है, तो अगर दवा महंगी है और अगर आप खुद प्रोडक्शन करोगे तो ऑब्वियसली दवा सस्ती हो जाएगी। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था, मैं आपको किस चीज़ का एग्जांपल दिया था कि कोई एक चीज़ है जो हम बना रहे हैं, आई डोंट रिमेंबर द एग्जैक्ट नाम नहीं आता था मुझे। मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि अगर कोई एक चीज़ है जो हम बना रहे हैं, हम इंपोर्ट कर रहे हैं उसको, ऑस्ट्रेलिया से इंपोर्ट कर रहे हैं। क्या इंपोर्ट कर रहे हैं ऑस्ट्रेलिया से हम लोग? कोक, स्टील के लिए। तो अगर हम कोक इंपोर्ट कर रहे हैं स्टील के लिए तो हमारी स्टील महंगी है। चाइना के पास अपना कोक खुद का है, जब अपना कोक खुद का तो अपनी स्टील खुद बना रही है तो उसकी स्टील सस्ती है। सेम गोज विद दवा भी, जब हम फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट चाइना से इंपोर्ट कर रहे हैं तो महंगी है दवा, और अगर हम खुद बनाएंगे तो सस्ती हो जाएगी। सीधी बात है, घर में बनाया चाउमीन सस्ती होती है, बाहर जाओ हल्दीराम में तो 300 रुपये की चाउमीन देते हैं ना वो, ठीक है। तो ये बेसिक सी चीज़ है। तो यहाँ पर अच्छा इनिशिएटिव क्या हुआ कि हमने टर्नओवर सिर्फ डोमेस्टिक कैलकुलेट किया है, एक्सपोर्ट को हटा दिया। इससे जो भी एंटरप्राइजेस हैं उनको एक मैसेज ये जाएगा कि हम कितना भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरी अच्छी चीज़ क्या हो जाएगी कि क्योंकि उनके एक्सपोर्ट्स पे कोई चेक नहीं है तो वो और ज़्यादा पैसा कमाने के लिए और ज़्यादा एक्सपोर्ट करेंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया इंडियन मार्केट का, इंडियन कंपनी से ड्रॉबैक है, पैसे के पीछे भागते हैं, ठीक है। तो और पैसा कमाने के लिए और एक्सपोर्ट करेंगे, और एक्सपोर्ट करेंगे, देश का ही फायदा है, ठीक है। तो ये एक अच्छी चीज़ हो गई। अब यहाँ पे आपको एक डाउट आना चाहिए कि मैम मान लीजिए इन्होंने यहाँ पर 100 यूनिट्स बनाई, 100 यूनिट्स में से इन्होंने 70 यूनिट्स एक्सपोर्ट कर दिया और 30 यूनिट्स इंडिजीनियस मतलब डोमेस्टिक मार्केट के लिए रखा, तो क्या ऐसा होगा कि विद द कोर्स ऑफ टाइम डोमेस्टिक मार्केट में सामान की कमी हो जाए? पूछना चाहिए ना आपको ये मुझसे। कब पूछोगे? अब पूछो। अब तो मैंने पूछ लिया है, अब आंसर दो। क्या ऐसा होगा? कोई कंट्री कभी भी एक्सपोर्ट्स पे लिमिट कभी नहीं लगाएगी। आपके घर में खाने को ना हो, मान लो आपकी दुकान है किराने की, घर में हल्दी ना हो, दुकान में हल्दी खत्म हो जाए, घर की हल्दी लाके बेचोगे, कस्टमर को थोड़ी बोलोगे हल्दी नहीं है, समझ रहे हो। एक्सपोर्ट्स पे कभी भी पाबंदी क्यों नहीं लगाएंगे? एक रीजन तो पैसा है, दूसरा रीजन कस्टमर खराब हो जाता है। सुना ये दुकान में कभी बोलते हैं कस्टमर खराब हो जाता है। कभी आप जाओ शॉप में लेने के लिए, जैसे मेरी मम्मी जाती है कभी भी, उनकी एक आदत है करने की, भैया आप ही कैसे ले जाते हैं, फिर आप देख लो फिर अगली बार नहीं आएंगे। तो जब ये बोलेंगे ना अगली बार नहीं आएंगे तो उनको क्या लगता है कि यार 100 रुपये कम कर दो, अगली बार भी आ जाएंगे, क्योंकि कस्टमर खराब करना है। कह रहे चलिए ठीक है भाभी जी 100 रुपये कम कर देते हैं। ये मैं भी करती हूँ, वैसे मैं वेजिटेबल लेने चल जाती हूँ मार्केट में, तो मैं मेक श्योर करती हूँ मैं सेम चीज़ सेम जगह से लूँ। तो अगर वो मार्केट में वो मेरे को टमाटो हो गया, जैसे मैंने देखा 40 रुपीज़ के था, तो मैं 30 में लेके आऊँगी। भैया आप ही कैसे लेके जाती हूँ ना, हाँ चलिए ठीक है दीदी आप 30 में ले जाओ, ठीक है। तो क्या है, इसको कस्टमर नहीं खराब होना। तो एक्सपोर्ट अगर कम कर देंगे, तो मान लो आप एक्सपोर्ट कर रहे थे ब्राज़ील को कोई एक चीज़, मान लो पल्सेस, इंडिया इज नंबर 1 इन द प्रोड्यूसर ऑफ पल्सेस, नंबर 1 कंज्यूमर ऑफ पल्सेस, नंबर 1 इंपोर्टर ऑफ पल्सेस। सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस भी करते हैं, सबसे ज़्यादा खाते भी हैं और सबसे ज़्यादा इंपोर्ट भी करते हैं, ठीक है। जब यूएसए ने इंडिया के ऊपर टैरिफ लगाया था 50% का,
उस टाइम पे इंडिया ने उनके पल्सेस पे सिर्फ 30% का टैरिफ लगाया था, जिसकी वजह से उनकी हालत ऐसी थोड़ी थोड़ी खराब हो गई थी कि नहीं टैरिफ हटाओ टैरिफ हटाओ। उसके बाद हम 50 से 25 पे आ गए थे, मतलब वो 50 से 25 पे आ गए थे हमारे ऊपर, जो उन्होंने 50% का टैरिफ लगाया था। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि आपने हम पे 50% का टैरिफ लगाया, हम तो आपके यहाँ 100 सामान बेच रहे हैं, आपके ऊपर हमने 30% का टैरिफ लगा दिया, आप हमारे यहाँ 1000 सामान बेच रहे हो, तो ओवरऑल आप ही को नुकसान है, क्योंकि इंडिया की मार्केट बहुत डाइवर्स और बहुत बड़ी है, ब्रॉड है, ठीक है। तो यहाँ पर डोमेस्टिक मार्केट को क्या कमी होगी? नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? किस केस में डोमेस्टिक मार्केट में कमी नहीं हो सकती? दिमाग लगाओ बेटा, आप IAS की तैयारी कर रहे हो, दिमाग तो लगाना पड़ेगा। ऐसी किस केस में जब मैं आपसे बोलूं कि आपने जो अपनी दुकान खोल रखी है उसमें सामान बेचो, लेकिन कितना भी सामान बेचोगे आपके घर में कम नहीं होगा, ऐसा कौन सा केस होगा? वेरी गुड, घर में बहुत ज्यादा है, दुकान में बहुत ज्यादा है, तभी तो कम नहीं होगा। तो दुकान में बहुत ज्यादा कैसे होगा? प्रोड्यूस ज्यादा करेंगे। तो प्रोड्यूस ज्यादा करने के लिए दो तरीका है, या तो प्रोड्यूस ज्यादा करने का दो तरीका है, या तो एक इंसान ज्यादा काम करता हो या 10 इंसान थोड़ा थोड़ा काम करते हो, तभी तो घर का काम हो जाता है, राइट। तो MSME 100 यूनिट बना रहा है, लेकिन एक MSME 100 यूनिट बना रहा है। कितने MSME है? डेटा लिखिए। इंडिया है करेंटली हैज, ये डेटा बुक में होना चाहिए आपका ये वाला डिटेल, ठीक है। डेटा बुक लाते नहीं हो ना आप लोग? हाँ गुड, तो उसी में लिख लो फिर। इंडिया करेंटली हैज 6.7 करोड़ MSME। हाँ बेटा, I expected एटलीस्ट वन ऑफ माय स्टूडेंट्स से, मैम मैं भी बोलूंगा बेटा, एक साल का आपको बुक्स दिखाना पड़ेगा, ठीक है। रजिस्टर कहाँ करना है, ये सब होगा कहाँ, अभी बताती हूँ मैं। लिखियो, लिखा? करेंटली हैज 6.7 करोड़ MSME इन इंडिया। ठीक है, तो क्या होएगा? इंडिया एक्सपोर्ट करेगा तो प्रोडक्शन बढ़ रहा है। प्रोडक्शन, कहानी समझते जाओ अपने दिमाग में, या तो आंख बंद कर लो या आंख खोल फोकस कर पाते तो फोकस करो, लेकिन मैं जो बता रही हूँ उसको समझो। इंडिया एक्सपोर्ट करेगा, एक्सपोर्ट करने से क्या होगा? प्रोडक्शन बढ़ेगा, पहले प्रोडक्शन बढ़ेगा तभी तो एक्सपोर्ट करेगा। प्रोडक्शन बढ़ने से क्या होगा? जॉब क्रिएशन होएगा, जॉब क्रिएशन से क्या होगा? पर कैपिटा इनकम बढ़ेगी, पर कैपिटा इनकम बढ़ने से क्या होगा? परचेजिंग पावर बढ़ेगी, परचेजिंग पावर बढ़ने से क्या होगा? GDP बढ़ेगी, ठीक है। पर कैपिटा इनकम मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू GDP बढ़ेगी, राइट। तो मतलब एक्सपोर्ट से सीधे क्या होएगा? GDP बढ़ेगी। अब 6.7 करोड़ MSME इंडिया में है, तो अगर एक MSME 1 करोड़ प्रोडक्ट भी बना रहा है किसी एक पर्टिकुलर का, तब भी बहुत प्रोडक्ट्स है हमारे पास। 6.7 करोड़ MSME मायने रखते हैं, राइट। और सिर्फ MSME तो है नहीं ना हमारे पास और भी कैटेगरी ऑफ लोग तो है जो बिजनेस कर रहे हैं, है ना। कोई दिक्कत? यहाँ तक कोई दिक्कत बेटा? अब देखो, मैंने आपको बताया जो इंसान जिन 3 कैटेगरीज में ये स्कीम एप्लीकेबल है। पहली, मैन्युफैक्चरिंग, आप मैन्युफैक्चरर होने चाहिए। अगर आपका सेल टर्नओवर सबसे पहला कैटेगरी फिल करता है तो आप मीडियम, वो माइक्रो हो गए। दूसरा कैटेगरी फिल करता है तो स्मॉल हो गए। तीसरा कैटेगरी फिल करता है तो मीडियम हो गए। मीडियम मैन्युफैक्चरर, स्मॉल मैन्युफैक्चरर, माइक्रो मैन्युफैक्चरर, ये मैंने आपको लास्ट क्लास में बता दिया था। सेकेंड चीज, अगर आप सर्विस में हैं, माइक्रो मैन्युफैक्चरर या माइक्रो सर्विस प्रोवाइडर या माइक्रो ट्रेडर। तो 3 कैटेगरीज जहां ये स्कीम एप्लीकेबल है, एक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, सर्विस सेक्टर एंड ट्रेडिंग सेक्टर, ठीक है। कोई दिक्कत? ये सारी चीजें अगर इनको इस चीज का फायदा लेना हो तो कोई भी इंसान, जैसे बोट, मैंने एग्जांपल दिया बोट का, तो इस बोट को, कंपनी को 2 करोड़ रुपए मिल कैसे रहे हैं? तो फिर ये पता कैसे चलेगा? इसके लिए क्या होगा? कैसे पता चलेगा कि टर्नओवर कितना है, इन्वेस्टमेंट कितना है? कैसे पता चलेगा? राइट, बुक ऑफ अकाउंट्स। और बुक ऑफ अकाउंट का क्या होगा? ऑडिट। कौन करेगा? CAG करेगा? नहीं बेटा, ऑडिट, वो ऑडिट नहीं, इसको क्रॉस चेक करने का कि ये सही लिखा है कि नहीं, कौन करेगा? डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स। आ रहा है
डीपी डीपीआई, हाँ कहीं मैन्युफैक्चरिंग है डीपीआईटी, कहीं सर्विस है। तो अब एक और चीज, क्या एमएसएमई सेक्टर का सारा ऑडिट डीपीआईटी करेगी? क्योंकि यहाँ पे क्या इन्वॉल्व है, सर्विस भी तो इन्वॉल्व है। उसका कौन करता है? डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स। कोई दिक्कत यहाँ तक? तो अगर इन्होंने क्या किया, ऑडिट करेंगे, ऑडिट करने के बाद क्या होगा, पहले तो उनको रजिस्टर करना पड़ेगा, उसका इनको सर्टिफिकेट मिलेगा। रजिस्टर कहाँ करेंगे? उद्यम पोर्टल। कहाँ रजिस्टर करेंगे? UDYAM, उद्यम पोर्टल। तो आपने बोला ना मैम मैं भी करूंगा, तो पहले एक कंपनी रजिस्टर कर लो, ठीक है, अपने नाम पर। कंपनी रजिस्टर करने के बाद 1 साल 10,000 रुपए इन्वेस्ट कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, 2.5 करोड़ से कम होना चाहिए। मैं बिजनेस करने के आइडियाज नहीं दे रही, मैं बस बता रही हूँ। आप इन्वेस्ट करो, टर्नओवर निकालो 1 साल का, पोटेंशियल होना चाहिए जो भी प्रोडक्ट कर रहे हो, मैन्युफैक्चरिंग या सर्विसेज या ट्रेनिंग का। देन यू हैव टू गेट योरसेल्फ रजिस्टर्ड ऑन उद्यम पोर्टल। कहाँ क्या अपलोड करना होगा? बेसिक आपकी डिटेल, आधार, पैन एक्सेट्रा, ठीक है। और फिर आपको क्या मिल जाएगा? ऑब्वियसली ऑडिट के बाद क्या मिलेगा? पैसा, सर्टिफिकेट मिलेगा, फिर ऑडिट के बाद पैसा मिलेगा, ठीक है। एक और चीज जो इन लोगों को मिलती है एज अ फैसिलिटी इज एमएसएमई क्रेडिट कार्ड, ठीक है। एमएसएमई क्रेडिट कार्ड में क्या होता है कि कोई भी इंसान वो अप टू, ये आप एक बार आपको रजिस्ट्रेशन हो जाए उद्यम पोर्टल पे, आप इसके पार्ट बन जाओ इस स्कीम के, उसके बाद यू कैन अवेल एमएसएमई क्रेडिट कार्ड। एमएसएमई क्रेडिट कार्ड क्या है? 5 लाख रुपए तक आप स्वाइप कर सकते हो। ये क्यों है? ऐसे ही करंट डेवलपमेंट के लिए आपको एक फैसिलिटी दी है कि चलिए आप ये भी रख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बिजनेस अच्छे से करो, देश का नाम रोशन करो, ठीक है, कोई दिक्कत। एक चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि कोई भी एक इंसान जिसने 1 साल ये बेनिफिट लिया हो, क्योंकि ईयरली स्कीम है, 1 साल बेनिफिट लिया हो और उस 1 साल बाद अगले साल के लिए उसको फिर से रजिस्टर करना पड़ेगा उद्यम पोर्टल पे, और फिर से सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा उद्यम पोर्टल से। और जब सर्टिफिकेट लेगा तो उसके बाद उसकी फिर से कैटेगरी डिसाइड होगी। यार ऐसा क्यों करते हैं, ऐसा क्यों करेंगे? क्योंकि हो सकता है पिछले साल 10 करोड़ था, इस साल ज्यादा हो जाए, हो सकता नहीं हो सकता। चलो अब एक क्वेश्चन का आंसर, एक कंपनी है M, ठीक है। इस कंपनी का जो इन्वेस्टमेंट है वो है 1.7 करोड़, ठीक है, और इस कंपनी का जो टर्नओवर है वो है 11 करोड़। कौन सी कंपनी है? माइक्रो, स्मॉल, मीडियम? स्मॉल क्यों? और इन्वेस्टमेंट तो कम है। Fine? If you have thought, then give a reason. रीजन होना बहुत जरूरी है, बताओ। चलो एक और एग्जांपल ले लेते हैं। इन्वेस्टमेंट 3 करोड़, टर्नओवर 7 करोड़। कौन सी कंपनी है? माइक्रो, स्मॉल, मीडियम? क्या हो गया, आप लेट हो गए? माइक्रो, स्मॉल, मीडियम? आई एम डन ना। नहीं देखो, बेसिक लॉजिक लगाओ, ऐसे समझो। कोई चीज अगर ट्रिकी ना समझ में आए, टेक्निकल ना समझ में आए, तो उसको लेमैन समझने की कोशिश करो। मैंने 3 बच्चों का एग्जांपल दिया, मम्मी के, ठीक है। एक बच्चा है जो कमजोर है, एक बच्चा है जो मीडियम था, और एक बच्चा है जो ताकतवर था, ठीक है। अब जो बच्चा ताकतवर है किसी भी एक चीज में, कल को वो बोले कि हम भी कमजोर हैं, तो ये सही है? इनको बेनिफिट मिलेगा कि नहीं मिलेगा? इसको इकोनॉमिक्स के टर्म में भी समझाती हूँ, नॉर्मल टर्म में भी समझाती हूँ। आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, आप लोग सब लोग सीधे बैठ जाओ, अपने आप को मानो एक IAS ऑफिसर। अब मानना है, लिटरली मानना है, ऐसे नहीं बस हाँ बोल दिया। यू प्रिज्यूम योरसेल्फ एज एन IAS ऑफिसर। नाउ पर्सन नेम M केम टू यू एंड द पर्सन इज सेइंग कि मैम यस सर, मेरा इन्वेस्टमेंट जो है 1.7 करोड़ का है, मेरा टर्नओवर 11 करोड़ का है, ठीक है।
तो मुझे आप 50 लाख का देंगे या 2 करोड़ का स्कीम देंगे, कौन सा दोगे? 50। क्यों? समझो सीधे, तो समझ में आ गया आपको। अब मैंने इसीलिए पहले सच बोला, अपने आप को आईएएस ऑफिसर समझो, बेटर डिसीजन लोगे। 50 एक रीजन है कि पैसा बचाना, वो तो चलो आपका अलग पॉइंट हो गया कि पैसा बचाना है, लेकिन इसका एक और गवर्नेंस का रीजन देती हूँ मैं आपको। क्या है रीजन? आप देखो, कोई भी स्कीम जब गवर्नमेंट लाती है तो वल्नरेबल सेक्शंस को या कमजोर सेक्शंस को उठाने के लिए एमएसएमई की स्कीम लाई गई है ना? बिग कॉर्पोरेट को हेल्प करने के लिए नहीं लाई गई है। अगर आप 11 करोड़ का टर्नओवर निकाल पा रहे हो, 11 करोड़ की सेल कर पा रहे हो, इसका मतलब आप स्मॉल कैटेगरी में आ रहे हो। इसका मतलब आप में पोटेंशियल है, थोड़ा और इन्वेस्टमेंट की जरूरत है, तो आप स्मॉल कैटेगरी को बहुत अच्छे से बढ़ा सकते हो। आपको 2 करोड़ रुपए देने का कोई मतलब इसलिए नहीं बनता कि कोई ऐसी कंपनी होगी शायद जिसको 2 करोड़ की जरूरत होगी और जिसका टर्नओवर 11 करोड़ भी नहीं होगा, तो उसको देना ज्यादा बेटर है। ऐसे समझो, ये आपको बेटर समझ में आएगा। सेकंड चीज क्या है? दूसरे में क्या है? इन्वेस्टमेंट कितना है? 3 करोड़, टर्नओवर कितना है? 7 करोड़। आपका इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी स्मॉल एंटरप्राइजेस में है, आपका टर्नओवर अच्छे से नहीं निकल रहा है। आप ये बताइए, आपका टर्नओवर अच्छे से क्यों नहीं निकल रहा है? अगर आप 3 करोड़ के इन्वेस्टमेंट में 10 करोड़ के ऊपर का टर्नओवर नहीं निकाल पा रहे, तो आपको 2 करोड़ और देंगे तब भी तो निकाल पा, जरूरी नहीं है। तो आपको मिलेगा 50 लाख, लेकिन आप अपनी जो वर्किंग है, डे टू डे ऑपरेशन है, केपेक्स है, इसको इंप्रोवाइज करिए और कोशिश करिए टर्नओवर निकालने की। आप समझ में जा रहा है? स्कीम के लिए जब पैसा मांगने जाओगे तो आपको आईएएस ऑफिसर कैसे बताएंगे, क्या बताएंगे? तो यही बोलेंगे, ठीक है? तो व्हेन यू थिंक योरसेल्फ एट दैट पोजीशन, देन यू आर एबल टू टेक बेटर डिसीजंस। पहले सब लोग एकदम एंड ऑफ डिस्कशन था, फिर सबको एकदम पता चल गया मैम स्मॉल वाले में देंगे, ठीक है? अब आपने जो लॉजिक लगाया कि पैसा बचाएंगे, वो भी ठीक है लॉजिक कि पैसा बचाएंगे, लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि पैसा बचाना इज नॉट द इंटेंट ऑफ द वेलफेयर ऑफ द मासेस। व्हाई इंटेंट इज वेलफेयर ऑफ द मासेस? वेलफेयर तो करना ही है, लेकिन कम से कम पैसा लगा के वेलफेयर करना है, ये चैलेंज है। जैसे आंसर तो लिखना है आपको, लेकिन 150 शब्द में आंसर लिखना है, ये चैलेंज है। ये क्यों करते हैं 150 शब्द में आंसर लिखो आप? कि आप कम से कम रिसोर्सेज में ज्यादा से ज्यादा आउटपुट दे सको, कम से कम शब्द में ज्यादा से ज्यादा बता सको। यही तो है, जो प्रैक्टिकल वहां पे करोगे उसी का थ्योरी चल रहा है इस वक्त, ठीक है? सेकेंड चीज क्या है? तो एक चीज आपको इससे क्या पता चली कि अगर किसी भी कैटेगरी में टर्नओवर या इन्वेस्टमेंट फर्दर प्रीसीडिंग नहीं, सक्सीडिंग, सक्सीडिंग मतलब नीचे, प्रीसीडिंग मतलब पहले, तो किसी भी कैटेगरी टर्नओवर या फिर इन्वेस्टमेंट का सक्सीडिंग कैटेगरी अगर टच कर रहा है तो वो सक्सीडिंग कैटेगरी मानी जाएगी, प्रीसीडिंग कैटेगरी नहीं मानी जाएगी। समझ आया? सक्सीडिंग मतलब बाद में, प्रीसीडिंग मतलब पहले। अगर किसी का इन्वेस्टमेंट या टर्नओवर सक्सीडिंग कैटेगरी को टच कर रहा है, नीचे वाली कैटेगरी को टच कर रहा है, मतलब किसी का इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ था, लेकिन सेल कहाँ गई? 11 करोड़, सक्सीडिंग को टच कर गया। किसी का इन्वेस्टमेंट क्या है? 3 करोड़ और टर्नओवर क्या है? 7 करोड़, तो ज्यादा कौन सा हुआ? इसमें नहीं देखना ज्यादा 3 में 7 में 7 ज्यादा है, इसमें देखो ज्यादा कौन सा है, इन्वेस्टमेंट ज्यादा है या सेल ज्यादा है? इन्वेस्टमेंट ज्यादा है, तो जो ज्यादा होगा उसको माना जाएगा, ठीक है? चाहे वो टर्नओवर हो चाहे वो इन्वेस्टमेंट हो, कोई दिक्कत? तो एमएसएमई क्रेडिट कार्ड से कितना रुपए स्वाइप कर सकते हैं? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस चीज के लिए वॉलंटरी एक्शंस भी लिए हैं कि भाई अगर आप जो है इन्वेस्ट कर सकते हैं, आप टर्नओवर निकाल सकते हैं, तो प्लीज स्कीम जो है 2 करोड़ वाली मत लीजिए, 50 लाख लीजिए। और ट्रस्ट मी, लोगों ने ऐसा किया है। ऐसे बिजनेसमैन हैं इंडिया में जिनको ये पता है कि हम बहुत अच्छा कर सकते हैं, तो हम 2 करोड़ वाली स्कीम ना लेके 50 लाख वाली ले लेते हैं, 20 लाख वाली लेते हैं, ठीक है? दूसरी चीज, क्या ऐसा किसी और स्कीम में भी हुआ है? हुआ है। किसी स्कीम में? पहल स्कीम। पहल स्कीम का नाम सुना है? पहल स्कीम कौन सी स्कीम है? जिसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये लोगों से अपील किया दैट इफ यू डोंट नीड सब्सिडी, तो आप प्लीज एलपीजी की सब्सिडी ना लें, छोड़ दें। एंड गेस व्हाट, बहुत सारे लोगों ने छोड़ा है एलपीजी की सब्सिडी। क्यों? क्योंकि आप सब्सिडी ना लें ताकि जिनको जरूरत है उनको मिल सके। गवर्नमेंट हैज गेन्ड 8,000 करोड़ रुपीज इन अ ईयर
लोगों के सब्सिडी छोड़ देने से 8,000 करोड़, जिससे एक नया ब्रिज बन जाए जो शायद 3 दिन में टूट भी जाए। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक? अब मैंने आपको एक बात बताई, कोई इंसान लोन लेने जाएगा तो उनके साथ क्या होता है, फाइनेंशियल डिस्क्रिमिनेशन। क्यों होगा? क्योंकि उनकी रीपेमेंट कैपेबिलिटी उतनी ज्यादा अच्छी नहीं है। आपको थोड़ा सा कम आएगा ग्रास्प, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी 1 घंटे इसका लेक्चर ले चुके हैं ना, तो आप मेक श्योर करना आप रिकॉर्डिंग्स देख लो। और अब से मतलब नाउ नेक्स्ट टॉपिक वुड बी इन्फ्लेशन। आई सजेस्ट लेक्चर मिस नहीं करना। एक लेक्चर मिस करने की कॉस्ट अगला लेक्चर समझ में है इसकी गारंटी मेरी नहीं है, क्योंकि मैंने आपको बताया इकोनॉमिक्स इंटीग्रेटेड है। ठीक है, अगर आपको यहाँ पे ग्लोबल चैंपियन सेक्टर्स बताने बैठूं मैं, तो आप देखो मैंने कितनी देर पहले पढ़ा हुआ था ये। तो अब चीजें अब एप्लीकेशन आएगी, इसीलिए इनिशियल क्लासेस में मैं बहुत टाइम लेती हूँ, धीरे धीरे बता रही हूँ। मैंने पूरी कहानी फ्रेम की आपके दिमाग में, उसका रीजन यही है। नाउ वी हैव टू जस्ट गो थ्रू दी स्कीम्स, नाम, और आपको प्रॉपर चीजें डिटेल्स एंड ऑल। दूसरी चीज ये, नेक्स्ट हम लोग इन्फ्लेशन करेंगे। इन्फ्लेशन जब करना स्टार्ट करेंगे, आई सजेस्ट क्लासेस में एक्टिव रहो। अगर क्लास में नींद आ जाए कभी, जो कि आ सकती है इंसानों, घर जाके वीडियो देख लो, बट कंपलसरी एक बार रिवाइज करो वीडियो, एटलीस्ट एक बार रिवाइज करो। क्यों? पहली बार इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हो तो आई सजेस्ट एक बार एटलीस्ट रिवाइज करो। एक बार रिवाइज कर लो, एक बार लेक्चर करो, और आप बैठ के नोट्स को एक बार पढ़ो। इसके बाद आपको कुछ और पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एंड आई विल ऑल्सो ट्राई टू गिव यू सम हैंडआउट्स, अभी नहीं, आगे वाले समय में, मतलब 2 महीने 1.5 महीने बाद, कब जो स्कीम्स आएंगी करंट अफेयर्स की, उसके रिगार्डिंग। ठीक है, क्योंकि जैसे जो करंट अफेयर्स डेवलपमेंट हो जाएगा, जैसे हम लोगों ने इंडस्ट्रीज कर लिया, खत्म हो गया, बट मान लो इंडस्ट्रीज में कुछ डेवलपमेंट है करंट अफेयर्स का, जो आया, जो जरूरी है आपके लिए, तो वो आई गिव प्रोवाइड अ हैंड आउट टू यू, तो वो आप उससे पढ़ लेना। ठीक है, एप्लीकेशन पे अपलोड हो जाएगा, और उसको अपने नोट्स में लिखना हाथों से। ठीक है, तो मैंने आपको बताया कि कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं जिनको क्या चाहिए, पैसा, पर नहीं मिलता। तो हम ये देख रहे हैं सोसाइटी में फाइनेंशियल डिस्क्रिमिनेशन है। क्या नहीं होता? अगर प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग हो रहा है तो क्या फायदा है? 3 बताओ। प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग का 3 फायदा बताइए, मुझे टर्म्स चाहिए। खाना खाया? खाना खाया? आवाज तेज करो। हाँ बताओ। इकोनॉमिक ग्रोथ एंड पॉवर्टी खत्म हो गई। ठीक है, 3 आई वांट 3 टर्म दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, that has to be in your answer whenever you are writing about PSL 100%. The terms are inclusive growth, नहीं, बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट, हाँ, और फाइनेंशियल पॉवर्टी सेकेंड सेगमेंट आ जाता है ना, डिटेल में आता है। हमें टर्म चाहिए जो सिलेबस में मेंशन टर्म्स हैं, जिसपे नंबर मिलेगा। मैंने बताया आंसर एक स्टैंडर्ड आंसर, उसके बेसिस पे नंबर मिल रहा है, हमें वो टर्म चाहिए। इंक्लूसिव ग्रोथ, फाइनेंशियल इंक्लूजन, बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट, इकोनॉमिक ग्रोथ, 4 चीज चाहिए। ठीक है, कब? जब बात आएगी प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग की। तो अगर कोई एक इंसान है जिसको लोन चाहिए, तो वो लोन लेने जाएगा, अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करेगा, और बैंक उसको लोन लेने के लिए बोलेगा 2 दिन 3 दिन वेरिफिकेशन का टाइम लगेगा। जो 2 दिन 3 दिन वेरिफिकेशन होता है, वो वेरिफिकेशन कौन करता है? कौन करता है? एक थर्ड पार्टी करती है, जिसका नाम है NBFC अकाउंट एग्रीगेटर। ठीक है, अब मैं आपको एक चीज बहुत डायरेक्ट बता रही हूं, जितने रनिंग नोट्स बना रहे हो वो 100% इंपॉर्टेंट है, 100%। 1-2 टॉपिक्स होने दो, मैं आपको PYQ खोल के दिखाऊंगी। आपके लिखे हुए नोट से ज्यादा रनिंग नोट से क्वेश्चंस आते हैं। क्यों? क्योंकि इम्प्लाइड क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। अब वो आपसे डेटा डिटेल नहीं पूछ रहे, क्योंकि वो डेटा डिटेल सबसे पूछ रहे हैं। वो या तो डेटा डिटेल इकोनॉमिक सर्वे बजट का पूछेंगे, जो हम इंक्लूड करके वैसे भी पढ़ रहे हैं। ठीक है, जैसे ग्लोबल चैंपियन सेक्टर्स ऑलरेडी PYQ 3 बार हो चुका है, 2 बार से 3 बार ऑलरेडी ग्लोबल चैंपियन सेक्टर पे क्वेश्चंस आ चुके हैं। PSL पे क्वेश्चन आता है, प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग पे, MSME पे क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, नेशनल मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी पे क्वेश्चन आ चुका है, मेक इन इंडिया पे क्वेश्चन आ चुका है, मेक इन इंडिया पे तो मेंस में भी क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम मेंस में क्वेश्चन आ चुका है। तो एवरी टॉपिक दैट वी आर डूइंग इन द क्लास इज इंपॉर्टेंट फॉर प्रीलिम्स एंड मेंस, कंपलसरी 100%। ऐसा कोई टॉपिक नहीं कर रहे हैं हम
एक भी नहीं कर रहे हैं ऐसा जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट ना हो। तो अगर आपको ऐसा लगे किसी पॉइंट पे कि ये तो ऊपर जा रहा है, तो यू नीड टू अपग्रेड योर लेवल, यू नीड टू, बिकॉज हम IAS की तैयारी कर रहे हैं, है ना। नॉर्मल ऐसा छोटा मोटा तो एग्जाम है नहीं, तो भाई अपग्रेड तो करना पड़ेगा अपने आप को। अपग्रेड करोगे तभी तो वहां तक पहुंचोगे। जैसे अभी अपग्रेड नहीं किया आपने अपने को, IAS समझा और सही आंसर दिया, वैसे अपग्रेड करना है, ठीक है, कोई दिक्कत। अगर NBFC अकाउंट एग्रीगेटर एक थर्ड पार्टी, तो अगर आपसे पूछे बैंक वेरिफिकेशन, अकाउंट लोन कोई लेना चाहता है तो उसके लिए वेरिफिकेशन चाहिए कि नहीं चाहिए, चाहिए। वेरिफिकेशन क्या बैंक करती है, बैंक करवाती है थर्ड पार्टी से। थर्ड पार्टी कौन थे, NBFC अकाउंट एग्रीगेटर, ये थर्ड पार्टी है, ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत। ऑलराइट, नाउ टेल मी, प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग इज अ पार्ट ऑफ इंक्लूसिव ग्रोथ और फाइनेंशियल इंक्लूजन। Think again. Priority sector lending is a part of inclusive growth or financial inclusion. क्यों? क्योंकि वो सिर्फ MSME सेक्टर के लिए है। ये किसने कहा? PSL सिर्फ MSME के लिए है, तो एक्सपोर्टर को कैसे PSL मिल रहा है? अभी मैंने बताया नहीं, ध्यान से सुनो। एक्सपोर्टर को PSL मिल रहा है, वल्नरेबल सेक्शन ऑफ सोसाइटी को PSL मिल रहा है। मैंने एग्जांपल दिया, वुमेन है, बिजनेस नहीं करती, अगर वो बिजनेस करने जा रही है तो उनको मिलेगा प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग के अंदर। और एग्रीकल्चर, यही कहीं लिखा भी है मैंने, एग्रीकल्चर, ठीक है, तो ये क्या MSME है, MSME इज ऑल्सो कैटेगरी, ठीक है। तो प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग इज ए स्कीम ऑफ इंक्लूसिव ग्रोथ और फाइनेंशियल इंक्लूजन। प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग इज अ पार्ट ऑफ व्हाट, दोनों वर्ड को मैंने क्या सिखाया, अगर नहीं समझ में आए तो क्या कर दूं। इंक्लूसिव ग्रोथ का मतलब क्या है, सबको लेकर ग्रो करना, इंक्लूसिव ग्रोथ हो गया। फाइनेंशियल इंक्लूजन का मतलब क्या है, पैसे के मामले में सबको एक टेबल पर ले आओ। ये प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग स्कीम किस चीज की है, पैसे की है, पैसा देने की बात हो रही है कि इनको भी पैसा मिलना चाहिए। Priority sector lending is a scheme of financial inclusion that ensures inclusive growth, which leads to the economic growth of a society. इस स्टेटमेंट समझ में आया? Priority sector lending is a part of financial inclusion. Obviously, financial inclusion का part है. That leads to inclusive growth, which ultimately leads to economic growth of the society या फिर economy. ठीक है, of a country. एक्चुअली समझने की जरूरत। प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग एक फाइनेंशियल इनिशिएटिव है, सोशल इनिशिएटिव नहीं है। जो सोशल इनिशिएटिव होता है वो इंक्लूसिव ग्रोथ होता है, ये फाइनेंशियल इनिशिएटिव है। ये फाइनेंशियल इनिशिएटिव सोशल इनिशिएटिव है, सोशल ग्रोथ कराएगा, ठीक है। और किसको करो ये नहीं देते लोन, पता है? जैसे फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं ना, एक होता है थर्मल इलेक्ट्रिसिटी, एक होता है रिन्यूएबल। थर्मल मतलब जो कोल से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस, कोल पेट्रोल से। तो अगर कोल और पेट्रोल से आप इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहे हो तो आप पे बड़ा भरोसा करेंगे कि हाँ हाँ आपको लोन देंगे, प्लांट बना रहे हो कोई बात नहीं। लेकिन आप बोल दो हम EV बना रहे हैं, सोलर पैनल लगाएंगे, उस पर नहीं भरोसा करते। भाई तुम सोलर पैनल लगा रहे हो, कल को बिजली नहीं आई तो मैंने उनको भरोसा टेक्नोलॉजी पता था नहीं होता। हालांकि अब द कोर्स ऑफ टाइम ये इम्प्रोवाइज हो रहा है। ये उस टाइम की बात है जब PSL आया था इनिशियली, क्योंकि PSL आया ही इसलिए था क्योंकि इन सेक्टर्स पे भरोसा नहीं कर रहे थे हम, तब तो प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग लेकर आए और तब अब भरोसा होने लग गया, तो अब मिलती है स्कीम्स। अब बल्कि EV पे ज़्यादा भरोसा है, अब पेट्रोल पे कम है कि आज है कल ना हो, परसों ग्लोबल क्राइसिस हो जाए, परसों पेट्रोल महंगा हो जाए, ठीक है। आई हैव सीन अ वीडियो, एक पहले ये था कि मोदी जी ने हम लोग को अपील किया कि आप जो है वर्क फ्रॉम होम करें, बाहर ना जाएं, सोना ना खरीदें, पेट्रोल ना खर्चा करें। और फिर अगले दिन जो है गुजरात में अपना कॉन्वॉय लेके निकले, ठीक है, 72 व्हीकल्स का, और बहुत ही गंदा ट्रोल हो गए, पूरे सोशल मीडिया में था कि देखो मित्रों कुछ भी हो, क्या नाम है उनका, हेलेनी जो मेलोनी, कुछ भी हो देखो
प्यार ज़रूरी है, मेलेनी से मिलना था मुझे, इसलिए 72 व्हीकल्स की ज़रूरत थी ना, शो ऑफ नहीं कम होना चाहिए। तो ये जब बहुत ज़्यादा ट्रोल हो गया तो अगले दिन अचानक से, मतलब आज ही की डेट पे अगेन ऐसे ऐसे आ रहे हैं मीम्स एंड रील्स कि मोदी जी ने अपना कॉन्वॉय 2 व्हीकल पे शिफ्ट कर दिया, पूरी रोड खाली, ठीक है, और पूरी रोड खाली है, उस रोड पे सिर्फ 2 व्हीकल चल रही है, यहाँ से चल के वहाँ गई, रुक गई, वो उतरे हैं व्हीकल से। इट्स लाइक कि वो सिर्फ दिखाने के लिए 2 व्हीकल का शूट हुआ है, कहीं गए नहीं थे वो, बस अपने ही रोड पे चल रहे थे। तो ऐसे पॉलिटिशियंस हमारे यहाँ काम कर रहे हैं। कुछ भी हो, गुजरात का इलेक्शन ज़रूरी है। रुपये कितने रुपए हो गया? ऑल टाइम हाई। वाई? लास्ट टाइम कब कहा गया था कि सोना मत खरीदो? 1970s। किसने कहा था? इंदिरा गांधी ने। इम्पैक्ट क्या हुआ उसका? ये तो ठीक है, इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या हुआ उसका? पढ़ा करो बेटा न्यूज, जिंदा रहो, ऐसे कैसे सो के नहीं होएगा, जागो, है ना। आईएएस बनने के लिए सबसे पहले एक और, अगर आपको ऐसा लगता है पढ़ लो आईएएस बन जाएंगे फिर तो मौज है, भूल जाओ, स्ट्रगल शुरू हो गया है। और आईएएस बनने के बाद तो बिल्कुल मौज नहीं है, आईएएस आप बनोगे, मौज आपका परिवार करेगा, चाहे वो लड़के हो चाहे लड़की हो। एक्चुअली आप मौज नहीं करोगे, आपसे आपकी फैमिली खुश नहीं रहेगी क्योंकि आपके पास टाइम नहीं होगा, पॉलिटिशियन खुश नहीं होगी क्योंकि आप घूस वाले फाइल नहीं पास कर रहे हो, गुंडे वाले खुश नहीं होगी क्योंकि आप उनको पकड़ ले रहे हो, आप खुद भी खुश नहीं होगे क्योंकि आपके पास खुद के लिए भी टाइम नहीं है, बच्चे खुश नहीं होंगे क्योंकि उनको आप टाइम नहीं दे पा रहे हो, तो कोई खुश नहीं होगा। यू शुड हैव अ हार्ड थिक स्किन, ठीक है, तो कोई खुश नहीं होगा। आपको खुद खुश होना ज़रूरी है। अगर आपको ऐसा लगता है स्ट्रगल अब शुरू हो गया है, 1 साल बाद स्ट्रगल खत्म हो जाएगा, 1 साल बाद शुरू होगा स्ट्रगल, अभी तो स्ट्रगल के फेज में आप एंटर, आप अपने आप को ये प्रूव करने की कोशिश कर रहे हो मैं स्ट्रगल करने लायक हूँ कि नहीं, अभी आप ये प्रूव कर रहे हो अपने आप को। अब इमेजिन करो कि जब आप आईएएस ऑफिसर बन रहे हो कहीं के, किसी एक डिस्ट्रिक्ट के, जिस डिस्ट्रिक्ट के बारे में आप कुछ नहीं जानते, होम स्टेट तो मिल नहीं रहा, होम कार्डर तो मिल नहीं रहा है, कहीं बाहर जाना पड़ेगा, मान लो आपको भेज दिया गुजरात, कुछ नहीं पता वो गुजरात के बारे में, ज्योग्राफी में जो पढ़ा बुक में उतना ही पता है, आप गुजरात गए तो आप गुजरात में जहाँ पे एसडीएम के तौर पे तैनात हो, वहाँ का लोकल चीज़ें तो पता होना चाहिए, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, तो लोकल न्यूज़पेपर पढ़ना पड़ेगा वो। आप आईएएस ऑफिसर्स के जो वीडियोस वगैरह होते हैं आजकल तो बहुत यूट्यूब पे मिल जाएंगे, आप देखना उसमें 5-5, 6-6 डेली जो लोकल न्यूज़पेपर होते हैं वो पढ़ते हैं वो लोग, ताकि उनको पता रहे क्या चल रहा है उनके सिटी में, घर में बैठ के थोड़ी पता रहेगा। 5 न्यूज़, अभी हिंदू पढ़ना है बस 1, तब कितने पढ़ने हैं? 5, समझ रहे हो? तो अपग्रेड करो, टेंशन नहीं लो, अब जो है शुरू है। लेकिन एक चीज है, यू विल गेट समथिंग इन रिटर्न। व्हाट? इन हर चीज के बदले एक चीज मिलेगी, अगर वो आपको प्यारी हो तो, सबको नहीं होती है, सबके लिए जरूरी भी नहीं होती। क्या है वो? डिग्निटी। पावर भी मिलेगा, रिस्पेक्ट भी मिलेगा, इंपॉर्टेंट चीज है डिग्निटी। डिग्निटी और रिस्पेक्ट में क्या फर्क है? रिस्पेक्ट ऐसे भी होता है दैट आई एम स्टैंडिंग, यू आर सिटिंग, दिस इज ऑल्सो रिस्पेक्ट। डिग्निटी इज व्हेन आई एम स्टैंडिंग, यू आर नॉट सिटिंग, कि जब आप एंटर करो तो कोई नहीं बैठा रहेगा, एवरीवन हैज टू स्टैंड, दैट इज डिग्निटी। जब आप बोलो तो कोई नहीं बोलेगा, एवरीवन हैज टू शट डाउन, दैट इज डिग्निटी। कि आपने कोई ऑर्डर दिया तो कोई उसको क्रॉस नहीं कर सकता, दैट इज डिग्निटी। तो वो डिग्निटी मिलेगी आपको। वो डिग्निटी अगर प्यारी है, प्यारी तो बहुत होगी, तो भाई फिर स्ट्रगल भी करना पड़ेगा, है ना। तो जो चल रहा है बहुत अच्छा है, और ज़्यादा आप स्किल करो और न्यूज़ पढ़ा करो, कंपलसरी पढ़ो। मैंने पहले भी कहा है, पेपर कंप्लीट करना प्रॉब्लम लग रहा है, अगर पूरा पेपर नहीं पढ़ पा रहे हो, 2 आर्टिकल पढ़ने की आदत डालो। आज न्यूज़पेपर में 2 आर्टिकल पढ़ेंगे, मतलब एनी डे ऑफ योर्स शुड नॉट बी जीरो। जिस दिन कुछ पढ़ने का मन नहीं है उस दिन भी मिनिमम 3 घंटे पढ़ लिया है, ये रखना है दिमाग में। आज मेरा बिल्कुल पढ़ने का मन नहीं था, आज हम बस 3 घंटे पढ़े हैं, ये आना चाहिए। ऐसा नहीं आज मेरा बहुत पढ़ने का मन था, आज मैं 3 घंटे पढ़ी हूँ, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। जब बहुत पढ़ने का मन हो तो 11-11 घंटे पढ़ो, ठीक है। पीपल स्टडी 11 आवर्स, लाइक आई हैव बीन एट दैट फेज, तो पढ़ा है मैंने 12-12 घंटे, तो पढ़ते हैं लोग। ये कहने की बात होता है, जो इतने टॉपर्स बताते हैं ना, मैंने तो बस किताब देखी थी और फिर मैं तो बस ऐसे ही चले गए थे और फिर ऐसे ही हो गया था, बस मैंने 2 ही महीने तैयारी की है, फालतू बकवास। कोई नहीं बता रहा है आपको पहली चीज़ तो सच में कि उन्होंने कैसे तैयारी की है, उनको कैसा ग्लूकोज लगा था, वो कैसे रो रहे हो गए, ये सब कोई नहीं बताता है। क्योंकि
कोई भी इंसान अपने को कमज़ोर नहीं दिखाता, हर इंसान मजबूत दिखाता है। तो कोई आपको रियल स्टोरी नहीं बता रहा होता, और सब बहुत परेशान होते हैं, सब बहुत कंफ्यूज होते हैं, और सब बहुत डाउटफुल होते हैं, होगा नहीं होगा। किसी को नहीं पता होता उसका एग्जाम क्वालिफाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है। किसी, नॉट अ सिंगल पर्सन इन यूपीएससी हूज़एवर इज इन सर्विसेज, किसी को नहीं पता होता। ऑल इंडिया रैंक 1 को भी नहीं पता होता उसकी रैंक आएगी कि नहीं आएगी, ये नहीं पता होता। रैंक 1 तो छोड़, ये लास्ट ईयर शक्ति दुबे है ना, उनको ये भी नहीं पता था कि वो क्वालिफाई होंगी कि नहीं होंगी। लास्ट अटेम्प्ट था उनका शायद, ठीक है, हाँ 7 अटेम्प्ट दिया उन्होंने, नहीं लास्ट था 6 अटेम्प्ट था। तो लास्ट अटेम्प्ट में उनका एग्जाम क्वालिफाई हुआ। द थिंग इज कि किसी को नहीं पता होता, जैसे आपको नहीं पता वैसे उनको भी नहीं पता। फर्क दोनों में क्या है, दे केप्ट अ होप कि हो जाएगा। जैसे आपने आईएएस ऑफिसर, इस चीज़ को याद रखना, ये मैं बार बार क्यों बोल रही हूँ, अपने आप को आईएएस मान के सही जवाब दे रहे हो, जब अपने आप को स्टूडेंट मानते हो तो गलत जवाब देते हो। तो आईएएस को वहाँ नहीं यहाँ समझो, ठीक है, तो सही जवाब दोगे। लिखिए डेफिनेशन ऑफ एमएसएमई, डेफिनेशन ऑफ एमएसएमई, इसके अंदर में कुछ पॉइंट्स देखो। फर्स्ट, एमएसएमई आर डिफाइंड ऑन द बेसिस ऑफ, एमएसएमई आर डिफाइंड ऑन द बेसिस ऑफ 2 criteria. Two criteria. First, investment. Second, turnover. Next point, MSME includes 3 economic activities. MSME includes 3 economic activities: manufacturing, services, and trading. Next point, according to Dr. Prabhat Kumar, according to Dr. Prabhat Kumar criteria, ब्रैकेट में लिखो नेशनल एमएसएमई पॉलिसी, ब्रैकेट क्लोज, if there is a mismatch between investment and turnover, investment and turnover status of a company, then the higher value is selected to decide a MSME registration. Next point, currently export is not included in the turnover criteria. Next point, all the MSME are eligible for priority sector lending. ठीक है, ओके। सो एमएसएमई के लिए इतनी चीजें हैं ना, इसके लिए थोड़ी सी स्कीम्स हैं, ठीक है, वो आई विल गिव यू दी पीडीएफ एप्लीकेशन का, यू शुड हैव टू बस रीड इट, ठीक है, उसमें ऐसा कुछ एक्सप्लेनेशन ज़्यादा कुछ है नहीं। आई नीड टू आस्क सम क्वेश्चंस, टेल मी पीएलआई स्कीम के 2 नेगेटिव्स बताओ। पीएलआई नेगेटिव्स, ठीक है, ओके। नेगेटिव मैंने आपको बताया था एम्प्लॉयमेंट के लिए स्पेसिफिकली कि हम इस चीज़ को किस में लिखेंगे, पॉजिटिव में। क्यों? क्योंकि बाकी स्कीम से बेटर किया है हमने, ठीक है। आपको पीएलआई का नेगेटिव बताना है, 3 नेगेटिव लिखवाए थे और 6 या 7 पॉजिटिव लिखवाए थे, चार्ट बनवाया था एक। फिर आप पॉजिटिव वाला नेगेटिव क्यों बता रहे हो बेटा?
not spending on R&D. और 1.5 लाख करोड़ रुपीस ही कर पाए थे, 2 करोड़ करने थे। चार्ट बनाया था एक, अगर किस चार्ट बनाया कि नहीं बनाया? लो परफॉर्मेंस, लो परफॉर्मर सबसे पहला, कि बहुत से ऐसे सेक्टर्स हैं जो क्या है, लो परफॉर्मर हैं। सेकंड, डिले इन इंसेंटिव। तीसरा, लो पेस ऑफ R&D नहीं हो पा रहा डोमेस्टिक। यही लिखना है ड्रॉबैक में आपको, अपनी कहानी नहीं लिखना। इतना इंटेलिजेंट नहीं समझना अपने आपको कि एकदम IAS बन के मैं ही बता दूं क्या लिखना है, ठीक है? जितना मैं बता रही हूँ उतना लिखना है, ठीक? ये चार्ट आपको याद होना चाहिए, कल फिर पूछूंगी। सेकेंड, टेल मी व्हाट इज LSEM? लार्ज स्केल इलेक्ट्रॉनिक। इसका परफॉर्मेंस कैसा रहा है? अच्छा रहा है, खराब रहा है? अच्छा रहा है। कितना परसेंटेज ग्रोथ देखने को मिला? 262%। इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन ज्यादा रहा है, कम रहा है? अच्छा रहा है, बुरा रहा है इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन? प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम में आपने लेक्चर्स देखे पुराने वाले? अपलोडेड है लेक्चर्स हैं? एक आधा बीच में रहता बट मेक श्योर दैट यू वॉच ऑल द लेक्चर्स, है ना? सेकेंड, ठीक है। और भी कोई है जो नहीं अपलोड हुआ है? ऑलराइट, जो लेक्चर नंबर नहीं अपलोड होगा उसका मेरे को मैसेज कर देना कि वो व्हाट्सएप पे कि वो नहीं अपलोड है, ठीक है? एंड मेक श्योर दैट यू वॉच ऑल द लेक्चर, मतलब कि कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है? एक बार ही छूटता जाएगा तो आगे के बाद में ये नहीं सोचो, कभी टाइम नहीं मिल रहा आपको कि अभी आप सोचोगे कि बाद में कर देंगे, बाद नहीं आ रहा है, सब अभी करना है। नेक्स्ट बताओ, 3 कैटेगरीज बताइए जो प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम में हाई परफॉर्मेंस दे रही हैं। कौन से सेक्टर्स हैं? एक तो एपीआई थी, और एपीआई हम इंपोर्ट कर रहे हैं, कैसे यार? मतलब एपीआई तो थी। हाँ, क्या नेशनल मैन्युफैक्चरिंग मिशन कहाँ चलेगा बेटा? प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम की हाई परफॉर्मेंस के 3 सेक्टर्स बताइए। अरे बेटा अगर चार्ट देख लोगे उसमें दिख जाएगा। हाई परफॉर्मेंस के 3, रिवाइज नहीं कर रहे हो इसलिए पता नहीं कौन सी चीज़ कहाँ पर है। जब बच्चा रिवाइज करता है, बेटा मैंने भी पढ़ा हुआ है ना, तो मेरे को पता है कि जब आप रिवाइज करते हो ना तो आपको पता होता है किस पेज में कहाँ क्या लिखा है, ठीक है? 3 सेक्टर्स कौन से हैं? FPI, फार्मा एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। फार्मा में पहले हम कितना इंपोर्ट कर रहे थे पहले सारा इंपोर्ट करते थे, और अब कितना कर रहे हैं? 70%। और इलेक्ट्रॉनिक्स में कितना इंपोर्ट कर रहे थे पहले, अब कितना कर रहे हैं? 60 डोमेस्टिक, 40 इंपोर्ट करें, ठीक है? नाउ टेल मी दैट व्हाट आर द 4 कंपोनेंट्स ऑफ मेक इन इंडिया? New process, infrastructure, क्या इंफ्रास्ट्रक्चर? न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर new mines, और इकोनॉमी, sector, न्यू सेक्टर। वेरी गुड। यू टेल मी कि NIMZ क्या है? NIMZ, Z को Z बोलते हैं। नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर मैन्युफैक्चरिंग। हाँ, क्या है? मैम ये जो 500 हेक्टेयर जो मतलब 5000 जो हेक्टेयर था ना, तो वो हो नहीं पाया था, तो हमने क्लस्टर बनाए थे। वो तो सेकेंड हो गया। NIMZ को 2 parts में divide किया था, 7 NICDP बता रहे हो आप, क्लस्टर्स। NICDP is clusters. NIMZ is a part of first National Manufacturing Policy. 5,000 hectares is divided into 2 parts, 30% and 70%. 30% is industry, 70% is infrastructure. 30-70 का division is NIMZ, ठीक है? NICDP क्या है? Industrial clusters, urban township and RRA, ठीक है? RRA मतलब रोड, रेलवे, एयरपोर्ट, ठीक है? अर्बन टाउनशिप को किस में कन्वर्ट कर दिया? स्मार्ट सिटीज। स्मार्ट सिटीज।
कितने स्मार्ट सिटीज हैं और कितने इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटीज हैं? पिंक कॉलर जॉब्स क्या होती हैं? जो पिंक कलर के कॉलर में होती है। ऑरेंज कॉलर जॉब्स क्या होती है? पिंक कॉलर जॉब्स किस सर्विस किस सेक्टर के लिए होती है? मैंने ही आंसर दे दिया गलती से। ओके, ऑरेंज कॉलर जॉब किस सेक्टर के लिए होती है? ओके, और नॉलेज इकोनॉमी क्या होती है? नॉलेज इकोनॉमी किस सेक्टर के लिए होती है? वाटर एनर्जी। गोल्ड कॉलर जॉब? वेरी नाइस। एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन कितना है जीडीपी में? एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन कितना जीडीपी में? एम्प्लॉयमेंट में 16। सब 16 बता दो। राइट। और इंडस्ट्री का जीडीपी में? और एम्प्लॉयमेंट का 29। इंडस्ट्रीज कितने पार्ट में डिवाइडेड है? 4 कंपोनेंट्स, माइनिंग एंड क्वेरिंग, कंस्ट्रक्शन, मैन्युफैक्चरिंग एंड पब्लिक इन्वेस्टमेंट। अलग से खुद ही एक सेक्टर बना दिया। क्वेरी कंस्ट्रक्शन का परसेंटेज क्या है? कंस्ट्रक्शन का परसेंटेज क्या है? आउट ऑफ 27% कंस्ट्रक्शन का परसेंटेज कितना है? 4 या 14 दोनों ही नहीं है। 8%। अब एक क्वेश्चन का आंसर दो। क्वेश्चन का आंसर दो कि क्या आपको इस वक्त आंसर देने में अच्छा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा होगा ना, तो याद कर लो बेटा, सही आंसर दो तो हमें ज़्यादा अच्छा लगेगा, है ना। तो वापस से क्या करना है आपको? सिर्फ एक चीज़ पे फोकस करना है, रिवीजन पे। आपको याद नहीं है थोड़ी थोड़ी चीज़ें, एंड नॉर्मल है, कोई ऐसा नहीं है एक दिन में किसी को नहीं याद होती। बस रिवाइज करते रहो, विद द कोर्स ऑफ टाइम याद हो जाएगी। और ऐसे ही हम लोग दमशराज वाले क्वेश्चंस करेंगे, ऑटोमेटिक आपको याद हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत? चलो बेटा, वी विल स्टार्ट इन्फ्लेशन। दिस टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्रीलिम्स। मेंस के लिए भी जरूरी है, बट प्रीलिम्स के लिए ज्यादा जरूरी है। इससे कंपलसरी मिनिमम 2 क्वेश्चंस प्रीलिम्स में आते हैं इस टॉपिक से। ठीक है, इन्फ्लेशन का मतलब क्या है? महंगाई। ठीक है, ये इन्फ्लेशन का मतलब। अब इन्फ्लेशन क्या है, होता क्या है? जनरली इकोनॉमी में एक ट्रेंड देखा गया है कि जैसे जैसे फूड इन्फ्लेशन बढ़ता है, जैसे जैसे वैसे वैसे हम देखते हैं इकोनॉमी का नॉर्मल इन्फ्लेशन भी उसी पेस में बढ़ता या घटता है। मतलब फूड का महंगा या सस्ता होना कहीं ना कहीं डायरेक्ट या इनडायरेक्ट इम्पैक्ट डालता है किस पर? इन्फ्लेशन पर। ठीक है, फूड का अभी के लिए आप सिर्फ ये याद रखो, अभी के लिए सिर्फ ये टर्म याद रखो, CFPI, और यहाँ पे लिख लो CPI, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स और कंज्यूमर फूड प्राइस इंडेक्स। ये क्या होता है ये अभी हम पढ़ेंगे थोड़ी देर में। अब देखो, ये मैंने आपको बता दिया कि जैसे जैसे फूड बढ़ता या घटता है, मोर और लेस उसी के अकॉर्डिंग में पूरी की पूरी इकोनॉमी घटती या बढ़ती है। अगला 1 घंटा बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ध्यान से समझना। ये एक इंसान है, ये रोज सुबह जॉगिंग के लिए जाता है, और यहां पर इसको एक पर्सन मिलता है जिसकी डेयरी है खुद की। तो ये क्या करता है कि हम पैकेट वाला दूध नहीं खरीदेंगे, डायरेक्टली इससे दूध खरीद लेंगे, ₹50 पर लीटर। ठीक है, इसके बाद क्या होता है, ये इंसान कैब करता है, कैब का चार्ज ₹100 देता है। इसके बाद अपने ऑफिस चला जाता है, इसका ऑफिस है इन्फोसिस, वहां पे ये एक पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर पे काम कर रहा है। ठीक है, ये इसका डेली का दिनचर्या है। एक दिन अचानक ये जॉब करते हुए इस पर्सन के पास गया, इस पर्सन ने बोला
कि भाई ये जो हम 50 रुपए लीटर दे रहे थे ना दूध, वो अब 80 का हो गया है ना। क्यों? नहीं, क्योंकि वो जो हमारे जो गाय हैं उनका जो फॉडर है, जो खाना खाती है ना, वो बहुत महंगा हो गया है। तो क्योंकि वो महंगा हो गया भाई, तो हम कहाँ से लाएंगे, तो हम भी दूध महंगा कर देंगे। चलो ठीक है भाई, तो ये गया वापस यहाँ पर। क्या ये पर्सन जो मिल्क दे रहा है, क्या हम इसको डेयरी सेक्टर लिख सकते हैं? लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते? लिख सकते, हाँ ना बोलो बेटा। क्या डेयरी सेक्टर को हम प्राइमरी सेक्टर लिख सकते हैं? दोनों चीज लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम इसमें? प्राइमरी सेक्टर का पार्ट है डेयरी सेक्टर, और डेयरी सेक्टर मतलब दूध हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। अब इस इंसान को ये जो 50 रुपए में दूध मिल रहा था, कितने में मिल रहा है? 80 रुपीज में। यहाँ पे क्या हुआ कि अब ये कैब में बैठा, ठीक, कैब में जब बैठा तो इसने कहा कि उतरने लगा, तो इसने 100 रुपए दिया। तो कैब वाले ने कहा भैया 100 रुपए नहीं होगा, 150 रुपए होगा। इसने क्यों भाई 150 रुपए क्यों हो रहा है, अभी तक तो 100 रुपए होता था। उसने कहा वो ईरान वाला वॉर चल रहा है ना, तो पेट्रोल नहीं आया भैया, तो हमारे जो पेट्रोल था वो रिजर्व में है, तो अब हमारे पास इतना ही पेट्रोल है, तो भाई 150 का ही है, बैठना बैठो, नहीं तो फिर जाओ। मैंने कहा चलो ठीक है भाई, बैठ जाते हैं हम, 150 रुपए। क्या हम इसको अगेन ये सर्विस सेक्टर कह सकते हैं? नहीं, सर्विस नहीं, इंडस्ट्री कहेंगे एक्चुअली। इसका थोड़ा सा बाइफर्केशन है। प्राइमरी इसको नहीं कहेंगे, कहेंगे इसको सेकेंडरी ही, लेकिन सेकेंडरी सेक्टर में भी क्रूड ऑयल सेक्टर जाएगा, तो इसका सेक्टर अभी नहीं लिखते हैं। ये मैं आपको डिटेल जब बता दूंगी उसके बाद यहाँ पे सेक्टर आपसे ही पूछूंगी, आप बताना। थर्ड, वो इंसान कहाँ जॉब कर रहा है? इन्फोसिस। इन्फोसिस में क्या बना रहा है? सॉफ्टवेयर। अभी जो सॉफ्टवेयर बना रहे थे वो 1000 रुपए या 10,000 का बेचने वाले थे, ठीक है। पर यहाँ पे इसको दूध महंगा मिल रहा है, कैब महंगा मिल रहा है, तो क्या ये सॉफ्टवेयर जो 10,000 का बेचने वाला था अभी तक, वो 10,000 का ही बेचेगा? क्यों बढ़ाएगा ना? क्यों बढ़ाएगा? क्योंकि सब कुछ तो महंगा हो रहा है भाई, हम भी इतने सस्ते में क्यों बेचेंगे, हम भी महंगे बेचेंगे। जियो के पास, इसको सॉफ्टवेयर जियो को बेचना था, जियो के पास ऑलरेडी इतना पैसा है, एक आध फंक्शन अंबानी लोग कम कर देंगे, क्या दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम तो है नहीं इसमें भाई। भी वो उनका बर्थडे था ना, किसका बर्थडे था? आनंद अंबानी का बर्थडे था, हाँ। तो अंबानी का बर्थडे नहीं मनाएंगे एक साल, पैसा निकाल लेंगे। तो अब हम 20,000 में बेचेंगे सॉफ्टवेयर। यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है? एग्जाम्पल समझ में आया? एक और एग्जाम्पल, दोनों कहानी को रिलेट करके अभी पूछूंगी मैं आपसे। अब ये इंसान है, एक पर्सन, सीसीडी, कॉफी का अपना शॉप खोल रखा है। इसके पास रॉ मटेरियल है जिसमें है मिल्क, शुगर एंड कॉफी, ठीक है। इस पर्सन के पास रोज एक इंसान आता है कॉफी पीने के लिए, रोज 1 कप कॉफी पीता है। तो ये इंसान रोज 1 ही कप कॉफी, इसका जो प्रोडक्शन है वो कितना है? 1 कप। क्यों? क्योंकि इसके पास रोज एक ही इंसान आ रहा है कॉफी पीने के लिए, तो इसने 1 ही कप कॉफी बनाई। एक दिन ये गया अपने दोस्तों के पास और इसने बोला वहां की सीसीडी गए हो, बहुत अच्छी कॉफी मिलती है। तो मैंने कहा चलो ठीक है भाई, हम भी चल लेते हैं। तो ये लोग भी आ गए, हमें भी कॉफी दे दो। पर इसके पास मिल्क, शुगर और कॉफी लिमिटेड होगा या अनलिमिटेड होगा? लिमिटेड होगा, मतलब रॉ मटेरियल लिमिटेड है। रॉ मटेरियल लिमिटेड है तो कॉफी मतलब कि जो आउटपुट निकलेगा वो लिमिटेड होगा या अनलिमिटेड होगा? लिमिटेड। इसको तो पता नहीं था 3 आ जाएंगे, तो जब 3 आ गए तो कितने कप कॉफी चाहिए? 3 कप कॉफी चाहिए। क्या यहां पर डिमांड कितने कप की थी? सप्लाई कितने कप की थी? तो क्या यहाँ पर एग्रीगेट, एग्रीगेट मतलब टोटल, ठीक है। क्या यहाँ पे डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई था? मतलब क्या हम कह सकते हैं टोटल डिमांड इज इक्वल टू टोटल सप्लाई? तो यहाँ पे एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई था। कोई प्रॉब्लम? दिस इज इंपॉर्टेंट कि यहाँ पर एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई। सेकेंड, यहाँ पर कितने कप डिमांड चाहिए? 3। सप्लाई कितने कप की है? 1। तो यहां पर क्या एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई है या इन दोनों में कोई कम ज्यादा है? क्या ज्यादा कम है? डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है, ठीक है। एक चीज ये हो गया।
डिमांड ज्यादा है सप्लाई कम है, तो तीनों लोग इसके पास जाएंगे कि भाई हमें कॉफी चाहिए। कॉफी वाला कह रहा है मेरे पास एक ही कप कॉफी है, तो कॉफी वाला क्या करेगा? आप होते तो क्या करते? शेयर कर लेते हैं। अब आप देखो, आपने कॉफी खोला अपना बिजनेस, एक इंसान आया, 3 लोग आए, बोल रहे लास्ट प्लेट मोमोज का बचा है हमें दे दो, क्या करोगे? सबसे पहला चीज 20 रुपए मोमोज तो 40 का है भैया, लेना है लो, नहीं लेना तो दूसरे को दे देंगे। तो आप क्या करोगे? मौके का फायदा, अपॉर्चुनिस्ट। मौके का फायदा कैसे उठाओगे? प्राइस बढ़ा दोगे। तो अभी जो 10 रुपए की कॉफी थी वो आपने कहा 20 रुपए की कॉफी है, पीना है पियो, नहीं पीना है मत पियो। तो इसने क्या कर दिया? प्राइस। तो मतलब जब एग्रीगेट डिमांड ज्यादा होती है एग्रीगेट सप्लाई से, तो मार्केट में क्या होता है? प्राइस राइज होता है। प्राइस राइज मतलब इन्फ्लेशन है। सेकेंड चीज कि अब मान लो, थर्ड सिचुएशन ले लो, ये पर्सन रोज आ रहा था, 3 लोग है, एक भी इंसान नहीं आया, एक भी इंसान नहीं है कॉफी पीने के लिए। सप्लाई लेकिन इसके पास 1 कप कॉफी की अभी भी है। अब एग्रीगेट सप्लाई ज्यादा है या एग्रीगेट डिमांड ज्यादा है? इसके पास 1 कप कॉफी रोज बन रही थी, 1 कप कॉफी अभी भी है। पहले एक इंसान आया तो डिमांड सप्लाई बराबर थी। जब डिमांड सप्लाई बराबर थी तो प्राइस कौन सा होगा? नॉर्मल। नॉर्मल प्राइस होगा। इस नॉर्मल प्राइस को हम कहते हैं इक्विलिब्रियम प्राइस। क्या कहते हैं? नॉर्मल प्राइस इन द इकोनॉमी वेयर एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई, दिस इज नोन एज इक्विलिब्रियम प्राइस। द प्राइस इन द इकोनॉमी वेयर एग्रीगेट डिमांड इज मोर देन एग्रीगेट सप्लाई इज प्राइस राइज। तो इसको क्या हम इन्फ्लेशन कहेंगे? बिल्कुल कहेंगे। एंड व्हेन द एग्रीगेट सप्लाई, अगेन एक कॉफी बना रहे कप पर एक भी इंसान पीने आया नहीं, क्या सप्लाई ज्यादा है डिमांड से? यस। व्हेन एग्रीगेट सप्लाई इज मोर देन एग्रीगेट डिमांड, प्राइस राइज होगा ड्रॉप। क्यों? क्योंकि कहेगा भैया 5 रुपए में ही ले लो, कुछ तो निकल जाए मेरा पैसा। एंड प्राइस ड्रॉप, दिस इज नोन एज डिफ्लेशन। यहां तो कोई दिक्कत? ये 3 बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट क्या है कि जब इकोनॉमी में एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई बराबर होते हैं, देन इट इज नोन एज, या फिर नॉर्मल प्राइस। दोनों का मतलब सेम है। नेक्स्ट, अगर एग्रीगेट डिमांड ज्यादा है एग्रीगेट सप्लाई से, इट इज नोन एज इन्फ्लेशन। दैट मीन्स प्राइस राइज इन द इकोनॉमी। अगर एग्रीगेट सप्लाई एग्रीगेट डिमांड से ज्यादा है, दैट इज नोन एज डिफ्लेशन, मतलब प्राइस ड्रॉप। ठीक है? अब ये एक प्रॉपर फिनोमेना समझ में आ गया, प्राइस राइज प्राइस ड्रॉप का। गुड। यहां जाते हैं वापस। यहां क्या हो रहा है? यहां ये हो रहा है कि एक सेक्टर था डेयरी सेक्टर, इसमें प्राइस राइज देखने को मिला। क्या हम कह सकते हैं इसमें इन्फ्लेशन देखने को मिला? देखने को मिला। लेकिन क्या ये इन्फ्लेशन देखने की वजह से सब जगह इन्फ्लेशन हुआ? नहीं, इमीडिएटली नहीं हुआ। यही रीजन इसका अलग है, पेट्रोल बढ़ गया था ना। जब एक सेक्टर में इन्फ्लेशन होता है, एक सेक्टर में, तो उसको हम कहते हैं सेक्टोरल इन्फ्लेशन। क्या कहते हैं? तो सेक्टोरल इन्फ्लेशन का मतलब क्या है? व्हेन देयर इज प्राइस राइज इन सर्टेन सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी। सर्टेन सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी। एग्रीकल्चर सेक्टर में प्राइस राइज हुआ, सेक्टोरल इन्फ्लेशन। इंडस्ट्री, ये इंडस्ट्रियल सेक्टर हो गया, इसमें प्राइस राइज हुआ, सेक्टोरल इकोनॉमी, सेक्टोरल इन्फ्लेशन। जब सेक्टोरल इन्फ्लेशन या किसी सेक्टर की वजह से प्राइस राइज होगा और तीसरे सेक्टर के पे भी प्राइस राइज हो जाएगा, मतलब सर्विस सेक्टर है, ये सर्विस सेक्टर है ना, इसमें भी प्राइस राइज हो गया, दिस इज नोन एज जनरल इन्फ्लेशन। तो इन्फ्लेशन 2 तरह का है, एक सेक्टोरल और एक जनरल। सेक्टोरल इन्फ्लेशन में या तो प्राइमरी सेक्टर में प्राइस राइज हो या सेकेंडरी सेक्टर में प्राइस राइज हो, लेकिन 2 सेक्टर में हो सकता है, लेकिन ऑल 3 सेक्टर में नहीं होएगा।
और जनरल इन्फ्लेशन में प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी तीनों सेक्टर में प्राइस राइज होगा। अगर डेयरी दूध का प्राइस बढ़ा और पेट्रोल का प्राइस बढ़ा, जनरल लिखा हुआ नहीं समझ में आया कि कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आया? कॉन्सेप्ट आ गया, गुड। तो अगर दूध के प्राइस में बढ़ोतरी देखने को मिल गई, राइज देखने को मिल गया, इंडस्ट्री में भी राइज देखने को मिल गया, दो सेक्टर हो गए, ये जनरल इन्फ्लेशन होगा, सेक्टर सेक्टोरल इन्फ्लेशन और जनरल इन्फ्लेशन में यही फर्क है। जनरल इन्फ्लेशन में तीनों सेक्टर में राइज देखने को मिलेगा, तीन में से एक भी सेक्टर हटा तो सेक्टोरल इन्फ्लेशन, ठीक है। सेक्टोरल इन्फ्लेशन मतलब वन और मोर देन वन सेक्टर में अगर प्राइस राइज देखने को मिलता है दैट इज सेक्टोरल इन्फ्लेशन, बट ऑल द सेक्टर में प्राइस राइज देखने को मिलता है दैट इज जनरल इन्फ्लेशन। नाउ वो चार्ट याद है, समझ आ रहा है चार्ट? कैसे समझ आ रहा है जरा हमको भी समझा दो। मोर और लेस when there is inflation in the economy in the food products then we see the rise in general inflation. So if I frame a statement, sectoral inflation leads to general inflation in the economy, right or wrong? Reframe. Sectoral inflation might lead to general inflation, right or wrong? Sectoral inflation does lead to general inflation, right or wrong? यूपीएससी ऐसे तो खेलती है, माइट लगा दे, डज लगा दे, है ना? बता दो जरा। आंसर दो बेटा। इतनी देर मैंने बोला, आप भी तो बोलो थोड़ी देर। सेक्टोरल इन्फ्लेशन माइट लीड टू जनरल इन्फ्लेशन। माइट तो हमेशा सही होता है, ऑल माइटी। भगवान गलत होते हैं कभी? कभी नहीं। माइट जहां लगा सही है। माइट का मतलब वो खुद बोल रहे हैं कि हो सकता है, क्या हो तो कुछ भी सकता है। एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। अगर नॉर्मली ना भी होता एक्सेप्शनल केस में हो जाएगा, हो कुछ भी सकता है। जब भी क्वेश्चन माइट आए ऑलवेज यस, गो फॉर यस। जब भी क्वेश्चन कंपलसरी है गो फॉर नो। क्यों? पहला ही रूल तो अप्लाई होगा। क्या एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर? कंपलसरी तो कुछ नहीं होता है। कंपलसरी है दुनिया में कुछ? कंपलसरी है धूप ही नहीं। क्या पता फिर आए थे आप, धूप थी, बाहर निकलो बारिश हो रही हो। कल कितनी बारिश हुई है? आधे जगह तो पानी में कुछ समझ नहीं आता है। 5 मिनट बारिश होती है, 2 दिन का पानी भर जाता है फरीदाबाद में। मतलब आप स्विमिंग पूल की तरह तैर के चले जाओ। क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम क्या है? जब रोड बना रहे थे तो ये भूल गए कि नीचे पाइप डालनी होती है ड्रेनेज की, ठीक है। तो ड्रेनेज की पाइप नहीं डाला है, डाला भी है तो उसकी ओपनिंग नहीं दी है, दिखाने के लिए कि ओपनिंग नहीं है। तो इतनी कम ओपनिंग दे दी है कि आई गेस 800 मीटर के स्ट्रेच में इतनी छोटी ओपनिंग दी है। दिमाग इंजीनियरिंग नहीं कर रहे हैं, इंजीनियर आईएएस कर रहे हैं। इसीलिए क्या हो रहा है, रोड ही नहीं बन रही सही। आप समझो 1 किलोमीटर के स्ट्रेच में 5 इंच का उन्होंने आउटलेट दिया है पानी निकलने का। पॉसिबल है ये? 1 किलोमीटर स्ट्रेच पे अगर बारिश हो रही है, कम से कम 5 तो आउटलेट दो। 300 लोग 200 मीटर पे 100 मीटर पे आउटलेट देते हैं पानी के लिए कि वो पानी चलता रह जाता। इन्होंने दिया ही नहीं है। और दिमाग क्या है? स्लोप कैसा दिया है? स्लोप मतलब ढलान, कि जितने भी मार्केट है उस सबका स्लोप रोड पे दे दिया है, ठीक है। और रोड पे आउटलेट ही नहीं है पानी का। रोड में स्विमिंग पूल है तो आप तैर के जाएं, बोटिंग, इसको वो बना सकते हैं। वो कौन सा जगह का नाम है जहाँ बोटिंग होती है? वेनिस जाओ आप, ठीक है। वहाँ जो है बोटिंग होती है इतनी प्यारी। यहाँ यमुना में बोटिंग कर लो आप, इतना सुंदर है। जाते हो यमुना में बोटिंग करने? नहीं जाते? करा करो, कितनी सुंदर यमुना। यू वोंट बिलीव, जब कुंभ था ना इलाहाबाद में, तो जितने लोग नहाए थे। अब मेरा दिमाग थोड़ा सा साइंटिफिकली काम करता है। मेरा लॉजिक ये है भाई, देखो गंगा के बहने की एक स्पीड है, ठीक है। एक सर्टेन स्पीड से गंगा का पानी बह रहा है। अगर एक दिन में 2-3 हजार लोग नहाएंगे तो उसकी जो इम्प्योरिटी है वो कहाँ जाएगी? पहली चीज। दूसरी चीज है कि वो लोग यहाँ आए हैं, यहाँ रह रहे हैं, वैसे भी सारा पानी गंगा यमुना में ही जा रहा है। हर जगह से निकाल के पानी वहीं डाल रहे हो, नदी में ही डाल रहे हो।
तो उसका गंदगी ऑलरेडी है, इलाहाबाद में ऑलरेडी पॉल्यूशन है, इतने सारे लोग आ रहे हैं, उनके रहने खाने का भी पानी वहीं जा रहा है, लॉजिक है ना, कहीं भी रह रहे हो आप, पानी तो वहीं जा रहा है। तीसरा, आप वहां नहा भी रहे हो, फिर आप उस पानी को पी भी रहे हो। नहीं करना है ऐसा। मैंने अपने घर में किसी को नहीं नहाने दिया, मेरी मम्मी नहीं सुनी, बस सब गए थे कुंभ में नहाने, बस मेरी मम्मी कही कि तुम नास्तिक हो गई हो, तुम पे शनिचर सवार हो गया है, ये वो दुनिया भर का। मैं कहा मम्मी मत नहाओ, बीमार पड़ जाओगे, कहीं कुछ नहीं होता है, गंगा माँ के नहा के दो कहाँ कहाँ से नहाने आ रहे हैं, हम बीमार पड़ जाएंगे, गंगा माँ के नहा लो तुम सब सही हो जाओगे, तुम्हारी बीमारी साइड में, तुमको बीमारी नहीं है, आप अपना देखो। नहा लिया, नहीं सुना उन्होंने। उसके बाद जो गंदा बीमार हुई है, वायरल हुआ उनको, शी वॉज एडमिटेड लाइक फॉर 5 days। मैं रोज हॉस्पिटल में उनको यही बोलती थी, अरे गंगा मैया नहीं आ रहे आपके पास, गंगा मैया को बोलो आके ठीक कर दे, फालतू लोग परेशान है। तो मैं बोलती थी बेटा, मतलब वो थोड़ा सा इमोशनल हो जाती थी, बेटा कोई बात नहीं, सुना रही हूँ, सुनाने की क्या बात है। आप बोल रहे थे गंगा मैया आएगी, आ नहीं रही है, दिख नहीं रही है। अरे वो भागीरथ उतार के लाए थे ना, उनको आने में समय लग गया था, तो अभी वहां से यहाँ आने में समय तो लगेगा ही। बट हमारे घर से बहुत दूर भी नहीं है, तो मैं बोल देती 2 ही किलोमीटर, तो बहुत देर नहीं होगी उनको आने में, शाम तक आ जाएंगे, कोई बात नहीं। तो बोलते भगवान का मजाक नहीं उड़ा रहे थे, भगवान का मजाक नहीं, इंसान की हरकतों का मजाक उड़ा रहे हैं, पर ठीक है, बेसिक लॉजिक। क्यों? पानी बहने की स्पीड है, आप इतनी इम्प्योरिटीज। फिर इन्होंने क्या किया, जब लोग एक्चुअली बहुत बीमार होने लग गए कुंभ में नहा के, तो इन्होंने क्या किया, डैम का पानी छोड़ दिया। ठीक है, जब डैम का पानी छोड़ा तो गंगा का पानी साफ हो गया। तब मेरी बहनें गई थी, उसके बाद वो लोग भी गई थी। मैंने कहा अभी 2 दिन का टाइम है, जल्दी से नहा लो, 2 दिन के बाद फिर गंदा हो जाएगा। तो वो लोग नहीं थे, मैं तो नहाए नहीं, मैं कहा ये सब काम ही नहीं है, क्यों गंगा में नहाना है। बचपन में मुझे बहुत शौक था, अब नहीं है, गंदा होता है बहुत पानी। अगर आपको गंगा नहाना है देन यू शुड गो टू, सीधे चले जाओ एकदम ग्लेशियर पे वही नहाओ। कानपुर के बाद तो नहाओ ही मत। इवन अब तो हरिद्वार और ऋषिकेश में भी बहुत गंदा हो गया पानी, बट स्टिल कानपुर में तो, क्योंकि इंडस्ट्रियल वेस्ट इतना ज्यादा है कानपुर में, और यमुना ये दिल्ली से आ रही है, जा रही है तो प्रयागराज ही तो जा रही है, तो यहाँ का जो इंडस्ट्रियल वेस्ट है वहीं तो जा रहा है। बंगाल वाले की तो वैसे ही हालत खराब हो गई, अंत तो वहीं जा रहा है पानी। ठीक है, मेजर जो समुद्र में जो स्पीशीज है उनके साथ जो इश्यूज हो रहा है वो क्या है, वो यही तो है, सी पॉल्यूशन। ठीक है, साइटोप्लैंक्टन्स प्रॉब्लम जो आ रहा है वो यही है, मेजर पॉल्यूशन। आप सोचो एक नॉर्मल प्लास्टिक डिकम्पोज होने में कितना टाइम लगता है। मुझे तो आयरन न्यूज़ पता चली, एक्चुअली आई वाज नॉर्मली सिटिंग इन पेपर कप मेरे दिमाग में आ रहा है, ये कुछ महीनों के पहले की बात है, मेरे दिमाग में ऐसे ही आया कि पेपर तो कोई चीज़ होल्ड नहीं कर सकता, पेपर होल्ड कर सकता है, पानी कभी नहीं होल्ड कर सकता, तो पेपर कप कैसे होल्ड कर रही है चाय, अंदर भी प्लास्टिक लगा रखा है हमने। तो मतलब क्या, उतनी पतली प्लास्टिक तो डिकम्पोज होने में और टाइम लगता है, जितनी पतली प्लास्टिक होगी उतना प्रॉब्लम है, क्योंकि हार्ड प्लास्टिक उतनी रिफाइंड नहीं होती है, पतली प्लास्टिक रिफाइंड होती है। गजब लेवल का बेवकूफ बनाने का तरीका है, मतलब नेक्स्ट लेवल। आप सोचो द लेवल ऑफ इंटेलेक्ट इंडियंस हैड, वो मिट्टी का बर्तन यूज करते थे, और वो मिट्टी का बर्तन दैट इज डिकम्पोजेबल, गुड फॉर नेचर एंड गुड फॉर यू ऑल्सो, क्योंकि एक बार आप मिट्टी के बर्तन को पी के फेंक दोगे। और इकोनॉमी बूस्टअप, कॉटेज इंडस्ट्रीज, छोटे छोटे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, इंपोर्ट वो भी नहीं है, डिपेंडेंसी, सब्सिस्टेंस इकोनॉमी, बेस्ट चीज। एंड आई ऑल्सो सॉ, ये क्या नाम है, आपने देखा होगा नहीं, वो जो पत्ते की प्लेट नहीं बनती है, ठीक है, उस पत्ते की प्लेट को आई हैव सीन ऑन Amazon कॉस्टिंग लाइक 1000 rupees फॉर 3 pieces। बायोडिग्रेडेबल प्लेट्स, ब्रांडिंग, तो आप यही बिजनेस करो, बायोडिग्रेडेबल प्लेट्स, गुड फॉर नेचर। ठीक है, और सीधे जाना कहाँ जाओगे, उद्यम पोर्टल तो जाओगे ही, कहाँ जाओगे बताने के लिए कि हम पॉल्यूशन बचा रहे हैं, मतलब कि देश को, नेचर को बचा रहे हैं। UNF क्या, UNF CCC, वहां जाओ और बोलो कि हम पेरिस एग्रीमेंट के तहत क्या कर रहे हैं, क्लाइमेट चेंज को बचा रहे हैं। कैसे? डिग्रेडेबल, बायोडिग्रेडेबल, ठीक है, प्रोडक्ट्स, और उससे क्या होगा, पॉल्यूशन कम होएगा, कार्बन सिंक हो गया बिजनेस इकोनॉमिक्स। ये समझ में आया, कोई दिक्कत? नाउ ये जो सेल हो रही थी वहां, जो जियो के सेल किया, पैसा कौन रखेगा, एम्प्लॉय या इंफोसिस? एम्प्लॉय का नाम क्या था, एक्स, तो वो 20,000 रुपये कौन रखेगा, एक्स रखेगा या इन्फोसिस रखेगा? इन्फोसिस रखेगा।
मेहनत कौन कर रहा है? एक्स। तो क्या बोलेगा? सैलरी बढ़ाने को। सैलरी क्यों बढ़ाने बोलेगा? जब बोलेगा इन्फोसिस से कि भाई भाई सैलरी बढ़ा दो, तो इन्फोसिस का क्यों भाई, किस खुशी में? तो क्या रीजन देगा? हर चीज महंगा हो गया। एग्जैक्टली, हर चीज क्या हो रहा है? महंगा हो गया। तो जो सैलरी मिलेगी एक्स को, वो कैसे मिलेगी? रेज मिलेगी या फिर हाइक मिलेगी। सैलरी मान लो इसकी ग्रॉस, जो भी सैलरी हो, ठीक है, या ये ग्रॉस टर्म हटा देते हैं, नॉर्मली वर्ड रखते हैं अभी। अब इसकी सैलरी मान लो अगर बेसिक हो, ठीक है, बेसिक सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी, इस पे इसको क्या चाहिए? हाइक। मान लो 10%, और बेसिक की मान लो 10,000। अब सैलरी कितनी मिलेगी? 11,000। ये इसकी सैलरी हो गई। इस सैलरी में क्या इन्फोसिस ने महंगाई कंसिडर किया है? हाँ, ये 10% हाइक दिया तो है बेटा। हाइक किसने दिया है? महंगाई के लिए तो दिया है। ये जो हाइक दिया ना 10% का महंगाई के लिए, इसको क्या कहते हैं? डियरनेस अलाउंस। ठीक है, डियरनेस अलाउंस को या फिर वेज इंडेक्सेशन, दोनों सेम मतलब है। किसी भी सैलरी हो गया? क्या क्या दिया है? 8 पे कमीशन लगने वाला है, सबकी सैलरी बढ़ेगी। जल्दी से पहुंच जाओ, ठीक है। बेसिक सैलरी एज पर 7th पे कमीशन। जो बेसिक सैलरी होती है आईएससी कितनी? 56,100। इसके ऊपर मतलब लगता है एचआरए, हाउस रेंट अलाउंस। क्यों? रहने के लिए। आपको मानते हैं कि आप कहीं बाहर रह रहे हो, ठीक है। ट्रांसपोर्ट अलाउंस, ट्रांसपोर्ट अलाउंस क्यों लगेगा? आने जाने के लिए। बट आईएएस ऑफिसर्स को ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिलता है, क्यों? पेट्रोल, ठीक है। नेक्स्ट डीए। डीए क्या है? डियरनेस अलाउंस। डीए इज अ सर्टेन परसेंटेज ऑन द बेसिक, सर्टेन परसेंटेज ऑन द बेसिक। हर एक ऑफिसर की सैलरी हर एक जगह कम होती है। किसी इंसान की सैलरी, किसी आईएएस ऑफिसर की सैलरी जो दिल्ली में होगा, और किसी आईएएस ऑफिसर की सैलरी जो गाजियाबाद में होगा, जो किसी आईएएस ऑफिसर की सैलरी जो बांदा में होगा, इसकी अलग होगी। क्यों? बेसिक पे सबका सेम होता है, एचआरए सेम होएगा, वो सेम होएगा, ट्रैवल अलाउंस भी सेम होएगा। डियरनेस अलाउंस अलग होता है। अलाउंसेस मतलब होते हैं एक्स्ट्रा खर्चे। वो एक्स्ट्रा खर्चे एरिया के हिसाब से होते हैं। सब में पेट्रोल सेम प्राइस का नहीं मिल रहा है, हर स्टेट में पेट्रोल अलग प्राइस का है ना, तो सबको क्या ट्रांसपोर्ट अलाउंस सेम मिलेगा? अलग मिलेगा। वैसे ही हर जगह पे महंगाई सेम नहीं है। कुछ जगह पे चावल 20 रुपए किलो है, कुछ जगह 50 रुपए किलो है। क्या सबको डियरनेस अलाउंस सेम मिलेगा? अलग मिलेगा। तो डियरनेस अलाउंस सबको क्या मिलता है? अलग मिलता है। डियरनेस अलाउंस का मतलब क्या है? महंगाई को कर्ब करने के लिए
महंगाई को सेटल करने के लिए when you pay certain amount of money to your employees, that is dearness allowance. कोई दिक्कत? इसी को वेज इंडेक्सेशन कहते हैं. नाउ आंसर, does wage indexation leads to increase in, does wage indexation leads to increase in the demand in the economy? PYQ का क्वेश्चन है ये. क्या वेज इंडेक्सेशन डिमांड बढ़ाता है इकोनॉमी में? डियरनेस अलाउंस डिमांड बढ़ाता है क्या इकोनॉमी में? डियरनेस अलाउंस क्या है? डियरनेस अलाउंस एग्जिस्टिंग, अब मुझे एक और चीज बताओ, समझो इस चीज को. जब इसकी 50 रुपए में दूध खरीद रहा था और वो 100 रुपए में कैब कर रहा था, इस केस में ये इंसान की डिमांड थी कि मुझे आईफोन 16 चाहिए. क्या चाहिए? आईफोन 16, इसकी डिमांड है. लेकिन अब दूध जब 80 का हो गया है और पेट्रोल 150 का, तो इसने कहा हमें आईफोन 15 ही ले लेते हैं, अगली बार 16 देखेंगे, या फिर आईफोन ही नहीं लेते हैं, छोड़ो. तो क्या डिमांड इसकी कम हुई इन्फ्लेशन की वजह से या ज्यादा हुई? कम हुई. इन्फ्लेशन की वजह से कम हुई. जब इन्फ्लेशन की वजह से डिमांड कम हुई तो डियरनेस अलाउंस जो 10% डियरनेस अलाउंस आया है, वो इसकी एग्जिस्टिंग डिमांड क्या थी? 15. इन्फ्लेशन लगने के बाद डिमांड क्या हो गई? आईफोन 15 की. इन्फ्लेशन के पहले आईफोन 16 था, आईफोन 15 पहले था या 16 पहले था? और आईफोन 15 इन्फ्लेशन के बाद हुआ है. इन्फ्लेशन के बाद इसको डियरनेस अलाउंस मिला 10% का, और ये वापस अब क्या लेने की सोच रहा है? पहले महंगाई नहीं थी तो ये अपने आप को अमीर समझ रहा था, इसने 16 लेना था. फिर महंगाई आ गई, इसको लगा हम गरीब हैं, हम 15 ले लेते हैं. फिर इसको सैलरी हाइक मिल गया, अब इसको लग रहा है वापस अमीर है, 16 ले लेते हैं. क्या मतलब है इसका? डियरनेस अलाउंस एडजस्ट द डिमांड ऑफ द सोसाइटी. हाउ एडजस्ट द डिमांड ऑफ द सोसाइटी? डियरनेस अलाउंस शिफ्ट द एग्जिस्टिंग डिमांड टू द प्रीवियस डिमांड ऑफ द सोसाइटी. मतलब अगर डिमांड सोसाइटी की ये थी, ये डिमांड थी सोसाइटी की, और इन्फ्लेशन लगने की वजह से ये डिमांड हो गई सोसाइटी की, तो डियरनेस अलाउंस सोसाइटी की डिमांड को मेंटेन करता है. समझ आया ये चीज? ये ग्राफ समझ में आ रहा है? देख भी नहीं रहो ग्राफ को, कह रहे हो समझ में भी आ रहा है ना. लिखते रहोगे फिर बोलोगे मैम समझ में नहीं आया. पहले ग्राफ क्या था? ये इन्फ्लेशन लगने के बाद ये हो गया, महंगाई आ गई ना, कम खरीदेंगे अब हम, लेकिन डीए मिल गया. तो डीए क्या कर रहा है? और ये है क्या? डिमांड. ठीक है. और ये क्या है? प्राइस. तो डिमांड और प्राइस को मेंटेन कौन कर रहा है? डियरनेस अलाउंस. तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछे डज डियरनेस अलाउंस इंक्रीज द डिमांड इन द सोसाइटी, अब ये क्वेश्चन समझ में आ रहा है? क्या डियरनेस अलाउंस डिमांड बढ़ाता है? नहीं. हालांकि दिख रहा है कि बढ़ा रहा है, पर बढ़ाता नहीं है. वो रिस्टोर करता है डिमांड को. कौन सी डिमांड को? एग्जिस्टिंग डिमांड को. जो पहले डिमांड थी और इन्फ्लेशन लगने की वजह से जो कम हो गई, उसको रिस्टोर करता है इनटू द प्रीवियस डिमांड. ये पॉइंट समझ में आया? नेक्स्ट, इंक्रीज इन प्राइस. स्टेटमेंट्स है, बताओ मुझे आंसर. इंक्रीज इन प्राइस ऑफ एग्रीकल्चरल कमोडिटीज in the long run leads to the increase in price of other sectors of the economy. Increase in price in crude oil, again previous year question, increase in price of crude oil leads to immediate inflation in the economy. Increase in price of crude oil leads to immediate inflation in the economy.
आंसर यस नो, एक्सप्लेनेशन तो मैं दूंगी ही, आंसर यस नो। अपने इंटेलेक्ट से क्या समझ में आ रहा है? इंक्रीज, स्टेटमेंट मैंने बोला इंक्रीज इन राइज ऑफ क्रूड ऑयल लीड्स टू इमीडिएट राइज ऑफ इन्फ्लेशन इन द इकोनॉमी। गलत जवाब। अभी तो देखो समझ तो कैसे नहीं भी पता अभी क्रूड ऑयल, इसीलिए कहती हूँ करंट अफेयर्स पढ़ो, ये सब इम्प्लाइड क्वेश्चंस है, ये यूपीएससी के पूछे हुए क्वेश्चंस मैं बता रही हूँ आपको, ठीक है। स्टेटमेंट, अभी क्रूड ऑयल का प्राइस नहीं बढ़ा, क्रूड ऑयल का प्राइस बढ़ा ना, आपके यहाँ पर इन्फ्लेशन आया, अब बोल रहे हैं ना वो पेट्रोल में, अभी तक पेट्रोल, कितने समय से वॉर चल रही है ईरान वाली, अभी तक पेट्रोल महंगा हुआ था, उतने का पेट्रोल था ना। इमीडिएट इन्फ्लेशन आया, लॉन्ग टर्म में इन्फ्लेशन आता है। पहली चीज, इन्फ्लेशन इमीडिएट नहीं आता, इमीडिएट सेक्टोरल इन्फ्लेशन आएगा। सेक्टोरल इन्फ्लेशन इमीडिएट आ रहा है ना, 50 से 80 हो गया। और जब आपको मेंशन नहीं किया है कि सेक्टोरल है या जनरल, सिर्फ इन्फ्लेशन लिखा है, तो क्या मानोगे? जनरल। जैसे मैंने आपको बताया था बहुत सारी चीजों के बारे में कि अगर मेंशन नहीं है तो उसे कहाँ कंसिडर करना है, कंस्ट्रक्शन के बारे में बताया था, ठीक है। तो वैसे ही मैं इसके बारे में बता रही हूँ कि इन्फ्लेशन until and unless there is mentioned general or sectoral, you have to consider it as general inflation. तो अब बताओ स्टेटमेंट, राइज इन प्राइस ऑफ क्रूड ऑयल। अब बताओ मुझे यहाँ पे, समझो, राइज इन प्राइस ऑफ क्रूड ऑयल, आपने ये समझ के आंसर दिया, राइट, सब लोगों ने। और क्वेश्चन क्या पूछ रहा था? ऐसे खेलते हैं वो लोग, मजाक करते ना, ऐसे ही करना होता है, लेकिन ठीक है। हाँ, आप मुझे आंसर दे दो ना कि राइज इन प्राइस ऑफ पेट्रोल लीड्स टू इन्फ्लेशन। नो, राइज इन प्राइस ऑफ पेट्रोल लीड्स टू सेक्टोरल इन्फ्लेशन, and until and unless mentioned the word sectoral, it will be considered as general inflation. स्टेटमेंट में सेक्टोरल इन्फ्लेशन नहीं कहा गया, स्टेटमेंट में सिर्फ इन्फ्लेशन कहा है। और सिर्फ इन्फ्लेशन मतलब कौन सा इन्फ्लेशन मानेंगे? जनरल इन्फ्लेशन। क्या प्राइस राइज की वजह से जनरल इन्फ्लेशन हुआ? नहीं, ये सेक्टोरल इन्फ्लेशन है। प्राइस राइज किसी भी एक सेक्टर के राइज की वजह से कभी भी जनरल इन्फ्लेशन नहीं होता, ठीक है। कोई दिक्कत? आपके वाईक्यू का स्टेटमेंट इजी लग रहा है, मुश्किल लग रहा है? इजी लग रहा है ना, रिवीजन करना बेटा तो बाद में मुश्किल लगने लगेगा, ठीक है, क्योंकि भूल जाओगे ना। नाउ टेल मी कि इफ आई से द मेजर कॉज ऑफ इन्फ्लेशन इन द इकोनॉमी, घर जाके ये वीडियो एक बार रिवाइज करना, और मैं जो स्टेटमेंट्स बोल रही हूँ ना वो स्टेटमेंट स्टार पॉइंट कर करके लिख लेना, क्योंकि ये वो स्टेटमेंट्स है जो एग्जाम में डायरेक्ट पुटअप हो सकते हैं, डायरेक्ट, क्योंकि इम्प्लाइड है और प्रीवियस ईयर से लिए हुए स्टेटमेंट्स हैं, ठीक है। नाउ क्वेश्चन कि राइज इन प्राइस ऑफ फूड डायरेक्टली लीड्स टू, rise in price of foods directly leads to inflation in the economy. Rise in price of food directly leads to inflation in the economy. Could be, could not be, ठीक है, मे भी हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, बट इस स्टेटमेंट को मैं ऐसे फॉर्म करूंगा, राइज इन प्राइस ऑफ फूड माइट लीड टू इन्फ्लेशन इन द इकोनॉमी। मैंने कहा ऑल माइटी मतलब, ये ट्रिक है, माइटी मतलब भगवान, भगवान में सही होता है, तो माइट है तो राइट है। तो राइज इन प्राइस ऑफ फूड माइट लीड टू इन्फ्लेशन इन द इकोनॉमी, यस। राइज इन प्राइस ऑफ फूड leads to rise in price of other sectors of the economy. Rise in price of food leads to other sector के प्राइस भी बढ़ जाएंगे with the course of time, ठीक है। एक और क्वेश्चन बताइए, क्या क्या? फूड राइज होगी तो इकोनॉमी राइज होगी कि नहीं, इन्फ्लेशन होगा कि नहीं? हाँ हाँ, तो आपने वहाँ पे बताया था सबसे पहले ये कि अगर फूड में इन्फ्लेशन आएगा तो इकोनॉमी भी, हाँ, फूड से, वो मैं बता रही हूँ, फूड से इन्फ्लेशन आएगा, इसीलिए मैंने बोला माइट। फूड में जो भी इन्फ्लेशन आता है
उसका डायरेक्ट या इनडायरेक्ट इम्पैक्ट इन्फ्लेशन पर, मतलब इकोनॉमी की इन्फ्लेशन पे पड़ता है, ठीक है। ये हमने यहाँ पे देखा, इसको मैं और एडिट, अभी मैं उसको टच इसलिए नहीं कर रही हूँ बिकॉज आई हैव नॉट टीच यू सीपीआई, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, नीदर डिड आई टॉट यू अभी सीएफपीआई। वो मैं पढ़ाऊंगी जब तो उसको बेटर तरीके से आंसर कर सकते हो, इसलिए आपने उसके आंसर जो दिया येस नो, उसमें मैंने ज्यादा कमेंट नहीं किया बिकॉज वो बिना एक्सप्लेन किए आपसे सही आंसर एक्सपेक्ट करना थोड़ा सा अनफेयर हो जाएगा, ठीक है। इसलिए आई रीफ्रेम्ड द क्वेश्चन कि इट माइट लीड टू इन्फ्लेशन इन द इकोनॉमी, क्योंकि वो भी मैंने पढ़ाया नहीं है, तो वो भी पढ़ाया नहीं, तो इस वजह से उसको आपको एक्यूरेट आंसर नहीं पता होगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, टेल मी दैट राइज इन वन सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी लीड मीन्स सेक्टोरल इन्फ्लेशन, rise in all the sectors of the economy means sectoral inflation. When there is price rise in different sectors of the economy simultaneously, it is known as sectoral inflation. When there is price rise in the economy simultaneously in different sectors, across different sectors, including primary, secondary and tertiary, is known as general inflation. Right? ठीक है, और यही मैं अगर सेक्टोरल कर दूं तो गलत, ठीक है। यहां तो कोई दिक्कत, राइट सम थिंग्स। हेडिंग डाला इन्फ्लेशन, लिखो सबसे पहले एक हेडिंग डालो साइड हेडिंग, डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स। डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स। For sectoral inflation, एक स्टेटमेंट बताओ, राइट और रॉन्ग। जनरल इन्फ्लेशन ट्रेवल्स अक्रॉस ऑल द सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी, ठीक है, ये यस ही है। जनरल इन्फ्लेशन ट्रेवल्स अक्रॉस ऑल द सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी, ट्रैवल इन्होंने कंफ्यूज करने के लिए लगाया। इसका मतलब क्या है कि जनरल इन्फ्लेशन इंक्लूड्स ऑल द सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी, राइट। सब सारे सेक्टर है तभी तो इन्फ्लेशन हो रहा है, ठीक है। ट्रैवल का मतलब ही नहीं निकल गया कहीं टहलने के लिए। एग्जाम में प्रेशर होता है ना, तो ऐसे सोचने लगते हैं बच्चे कि टहलने के लिए कहाँ जा रहे हैं, इन्फ्लेशन तो टहलेगा नहीं, ठीक है, ऐसे नहीं सोचते। सेक्टोरल इन्फ्लेशन, इसमें लिखो व्हेन वी ऑब्जर्व द प्राइस राइज इन अ पर्टिकुलर सेक्टर, व्हेन वी ऑब्जर्व प्राइस राइज इन अ पर्टिकुलर सेक्टर in a few items, it is called as sectoral inflation. What is equilibrium price? What is normal price? Equilibrium price. Aggregate supply is equal to aggregate demand. Aggregate supply is equals to aggregate supply demand. ठीक है. Now tell me right or wrong. A price, equilibrium price is a price where a buyer is ready to pay and a seller is ready to accept a particular amount. Equilibrium price is a price where buyer is ready to pay and a seller is ready to accept a particular amount. दोनों agreed हैं तभी तो equilibrium price है. When there is rise of price in the economy, when there is rise in price in the economy, then it is known as inflation are of two types, sectoral and general inflation. सेक्टोरल इन्फ्लेशन में कितने तरह के हैं, क्या होंगे, सेक्टर्स. कौन कौन से सेक्टर्स, या प्राइमरी या सेकेंडरी या टर्शियरी, तीनों नहीं हो सकता, दो हो सकते हैं पर तीन नहीं हो सकता, एक भी होगा तो भी सेक्टोरल होगा, ठीक है. जनरल इन्फ्लेशन में ऑल द थ्री, प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी. दो होगा तो नहीं माना जाएगा, तीन होगा तो होगा. नेक्स्ट मैंने आपको बताया प्राइस. प्राइस कितने तरह के होंगे, तीन. प्राइस डिसाइड इन्फ्लेशन, प्राइस डिसाइड तीन तरह के होंगे. एक होगा इक्विलिब्रियम प्राइस, जिसे कहते हैं नॉर्मल प्राइस, जहाँ पे एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई. दूसरा इज इन्फ्लेशन प्राइस. इन्फ्लेशन प्राइस मतलब महंगाई है, जहाँ पे डिमांड इज हायर देन सप्लाई. थर्ड इज डिफ्लेशन, जहाँ पे सप्लाई इज हायर देन डिमांड. प्राइस राइज होगा, प्राइस ड्रॉप. नाउ एक ट्रिक क्वेश्चन, अगेन पीवाईक्यू है.
when there is a rise in aggregate demand, when there is rise in aggregate demand as compared to the aggregate supply, when there is rise in aggregate demand, not in price. Question समझो. When there is rise in aggregate demand than that of supply, then it definitely leads to inflation. क्वेश्चन मैंने क्या पूछा आपसे? मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा कि जब देयर इज एग्रीगेट डिमांड में राइज है एज कंपेयर टू एग्रीगेट सप्लाई, देन इट विल डेफिनेटली लीड्स टू इन्फ्लेशन. राइट और रॉन्ग? अब इसको समझो. एग्रीगेट डिमांड इज ग्रेटर देन एग्रीगेट सप्लाई, इन्फ्लेशन हो रहा था. एग्रीगेट डिमांड इज ग्रेटर, ज्यादा है, पर मान लो सप्लाई भी ज्यादा है. एग्रीगेट डिमांड ज्यादा है और सप्लाई भी ज्यादा है, तो इन्फ्लेशन होगा. एग्रीगेट सप्लाई ज्यादा है और डिमांड भी ज्यादा, तो डिफ्लेशन होगा. एग्रीगेट डिमांड बराबर है और सप्लाई भी बराबर है, तो इक्विलिब्रियम प्राइस. तो कहने का क्या मतलब है यहाँ पर कि इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन, इक्विलिब्रियम प्राइस, इन दोनों में कंपलसरी है कि एक कम ज्यादा हो, इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन में. इक्विलिब्रियम प्राइस में जरूरी नहीं है. बट अगर आपसे, अब देखो इसमें ट्रिक क्या है, ट्रिक क्वेश्चन क्या है, ये पॉइंट क्या है ट्रिक का. एग्जाम में क्वेश्चन ये आया कि क्या राइज इन एग्रीगेट डिमांड देन दैट ऑफ सप्लाई, मतलब डिमांड बहुत बढ़ गई सप्लाई से, क्या ये डेफिनेटली इन्फ्लेशन बढ़ाएगा? नहीं, क्योंकि डिमांड अगर बहुत बढ़ गई सप्लाई से तो क्या पता सप्लाई भी बढ़ा दो. ये नेक्स्ट लेवल क्वेश्चन है, ये अब ऐसे क्वेश्चन पूछ रहा है. पहले तक ऐसे क्वेश्चन पूछ रहे थे 3-4 साल पहले तक, अब ऐसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं. समझ में आ रहा है क्या? आपने डिमांड किया 10 टोमेटो की, तो डिमांड अचानक से बढ़ गई. अभी तक आपकी 4 डिमांड थी, 4 टोमेटोज की, अब 10 टोमेटोज की डिमांड है. आई एम ट्राइंग टू टेल यू हाउ यूपीएससी फ्रेम्स द क्वेश्चन. पॉइंट तो उन वर्ड्स के लिए थोड़ा सा प्रिसाइज होना है, ठीक है. तो जब एग्रीगेट डिमांड ज्यादा बढ़ रही है तो क्या डेफिनेटली इन्फ्लेशन आएगा? मैंने वो कहा डेफिनेट कुछ नहीं होता है, तो डेफिनेटली तो पहले तो वही क्रॉस कर दो, बट ऐसे अंधे में क्रॉस नहीं कर दो, थोड़ा पढ़ भी लेना है स्टेटमेंट, ठीक है. तो अगर एग्रीगेट डिमांड बहुत बढ़ गई सप्लाई से तो क्या कंपलसरी इन्फ्लेशन होएगा? हो भी सकता है, इट माइट लीड टू इन्फ्लेशन. बट अगर एग्रीगेट डिमांड जो बढ़ गई है उसके साथ हम एग्रीगेट सप्लाई बढ़ा दें तो इन्फ्लेशन नहीं होएगा. सप्लाई के बारे में तो कुछ कहा ही नहीं ना क्वेश्चन में. अगर क्वेश्चन में बोले एग्रीगेट डिमांड इज राइजिंग बट द सप्लाई स्टेज कांस्टेंट, then it leads to supply is constant, demand is rising, inflation. ठीक है. next is supply is rising, demand is constant, deflation. but supply is rising और demand के बारे में कुछ कहा ही नहीं, it might lead to deflation, not compulsory. ये फर्क समझ में आया? डिमांड बढ़ रही है, सप्लाई के बारे में कुछ कहा नहीं, इट माइट लीड टू इन्फ्लेशन, क्योंकि सप्लाई के बारे में कहा ही नहीं ना. ठीक है. हाँ हाँ ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक? लिखिए आगे. सेक्टोरल इन्फ्लेशन में क्या लिखा? हो गया, छुट्टी अभी नहीं हुई है, अभी आईएएस बनना है बेटा, 10-10 घंटे पढ़ना है. तो 10 घंटे तो नहीं पढ़ा रही मैं, बस 10 मिनट और. व्हेन वी ऑब्जर्व प्राइस राइज इन द पर्टिकुलर सेक्टर in a few items, it is called as sectoral inflation. For example, increase in the price of tops. ऐसे लिखना, TOP और small s. टॉप्स मतलब टोमेटो, अनियन एंड पोटैटोस. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. आप देखो हर साल टोमेटो के प्राइस भी एक बार ऐसे होते हैं स्काई रॉकेट छुएंगे, 150 जाएंगे, पोटैटो के भी जाएंगे और अनियन के भी जाते हैं. ठीक है. और जैसे ही ये होता है उसके कुछ समय बाद आप देखना डिमांड तो कम होगी, तो ठीक है, बाकी जगह पे इसका इम्पैक्ट देखने को मिलता है. फूड इन्फ्लेशन लीड्स टू जनरल इन्फ्लेशन. ठीक है. ये भी हम लोग इसको और डिटेल में देखेंगे अभी के लिए. नेक्स्ट लिखो जनरल इन्फ्लेशन. इसमें देखो व्हेन वी ऑब्जर्व कंसिस्टेंट
rise in price over the time in multiple goods and services. When we observe consistent rise in price over time in multiple goods and services across many sectors like agriculture, ब्रैकेट में लिखो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम लिख लिया ना, ठीक है, एग्रीकल्चर कॉमा इंडस्ट्री एंड सर्विसेज, it is called as general inflation. General inflation. एक नोट लिखिए, sectoral inflation has a tendency to convert into general inflation in the long run. लॉन्ग रन. नेक्स्ट पॉइंट इसी में लिखो नोट में ही, फॉर इंडिया कॉमा फूड प्राइस एंड जनरल प्राइसेस आर हाईली कोरिलेटेड. ठीक है, तो एक कीवर्ड क्या है, कंसिस्टेंट राइज इन प्राइस. इन्फ्लेशन के लिए कीवर्ड क्या है, कंसिस्टेंट राइज इन प्राइस, मतलब प्राइस पे ऐसे राइज होते रहना चाहिए कंसिस्टेंट, तो विद द कोर्स ऑफ टाइम इन्फ्लेशन वो लीड करता है. ठीक है, चलो इसके आगे हम लोग कल कर लेंगे. रिवाइज करके आना इन्फ्लेशन. ठीक है, मोस्ट प्रॉब्ली हमारी क्लास परसों ही होगी.